हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेक्टर अलजेब्रा और आज हम देखेंगे वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। तो पूरा डिटेल में हमारी वीडियो रहेगी और पूरा वेक्टर एडिशन क्लियर कट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई वेक्टर को एड क्यों करना है। मतलब एडिशन तो पता ही है ना सबको, 1 + 1 2 होता है, 2 + 3 5 होता है, 5 + 5 10 होता है। तो ये वेक्टर को ऐड करना है क्यों, मतलब उसकी क्या क्यों नहीं कोई मेथड है, क्या कोई रॉकेट साइंस है। तो बोले थोड़ा अलग होगा। बोले कैसे अलग होगा, देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है, बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, एकदम ध्यान दीजिएगा। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और यहां पर मैं लगाता हूं 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स, और उसी ऑब्जेक्ट पे उसी डायरेक्शन में एक छोटा फोर्स लगाता हूं 5 न्यूटन का। बताओ नेट फोर्स कितना हुआ, कितना होगा नेट फोर्स। तो आपका आंसर एकदम सरल होगा, जो मुझे सबको पता है कि आंसर होगा सर 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। आंसर कितना आएगा 15। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, यही ऑब्जेक्ट हमने ले लिया और अगर हम यहां पर फोर्स लगा रहे 10 न्यूटन, जो लगा रहे थे पहले, है ना, यहां पर लगाए फोर्स 10 न्यूटन का और यहां पर छोटा फोर्स लगा लेते, लेट्स से 5 न्यूटन का, बराबर 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स लगाते। अभी पूछता मैं सवाल एफ नेट कितना आएगा, तब बोलते सर देखो राइट साइड पॉजिटिव ले लेते हैं, एक काम करते हैं, और लेफ्ट साइड ले लेते हैं नेगेटिव। तो आपका 10 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है सर, नेगेटिव के साइड है। नेगेटिव के साइड नहीं, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव। और 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में जा रहा है, बोले नेगेटिव। तो इस बार हम 10 - 5 कर देंगे और आपका आंसर 5 न्यूटन आएगा, दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव। इतनी सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। पर अगर यही ऑब्जेक्ट पे मैं आपको ये बोलता, यही ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन और दूसरा जो फोर्स है उसको ऐसे लगा रहा हूं 5 न्यूटन, लेट्स से ऐसा, यहां से ऐसे लगा रहा हूं 5 न्यूटन। तो बताओ अब ये ऐड कर सकते हो क्या? अब मैं 15 न्यूटन बोल सकता हूं? थोड़ा सोच के बोलना, 15 न्यूटन का फील लेना पहले। तो 15 न्यूटन का फील है कि एक बच्चा यहां से धक्का मारा, दूसरा बच्चा यहां से धक्का मारा, टोटल धक्का जो लग रहा है ये डायरेक्शन में वो 15 है। यहां पर फील लेना कि 10 लग रहा है, यहां पर 5 लग रहा है, इसलिए नेट इधर जाएगा। अब यहां थोड़ी फील लेके करना, सर बच्चा एक फोर्स इधर लगा रहा है, एक बच्चा इधर लगा रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट आगे भी जाएगा और थोड़ा ऐसे ऊपर भी उठेगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे जाएगा। अब क्या मैं 10 + 15 5 कर सकता हूं? सर कर दो, नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप 10 + 5 या 10 - 5 करते थे तो आपने देखा है कि ये डायरेक्शन कैसी थी, सेम डायरेक्शन या तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, बेसिकली 1 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशन में खेल चल रहा था, एक डायमेंशन में खेल चल रहा था, एक डायमेंशन में खेल चल रहा था। अब जो है खेल 2 डायमेंशन में चला गया। कहां चला गया? 2 डायमेंशन में। तो अब इसलिए ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करें? उसी की मेथड है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन क्यों करना, ये बात क्लियर हो गई बेटा? कोई डाउट है यहां पर? सिंपल सी बेसिक सी स्लाइड। चलिए अब बताइए, अब देखते हैं मेथड्स कौन सी। इतनी प्यारी प्यारी मेथड है हमारे पास। तो पहले ग्राफिकल मेथड है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये वाली सबसे फंडामेंटल मेथड है ये। तो मोस्ट फंडामेंटल मेथड, इसी से सब कुछ आया है, ऐसा मान के चलो तो भी ठीक है। पॉलीगन मेथड, इसको मैं नाम दूंगा टॉम एंड जेरी मेथड। इसका मैंने नाम दिया है टॉम एंड जेरी मेथड। बहुत ही प्यारा मेथड है ये टॉम एंड जेरी, और ये सबसे फंडामेंटल मेथड है, सबसे। सर फिर ये पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, अरे भाई ये सब कुछ यहां से आया है, ये दोनों यहां से आया है। और फिर एक दूसरी भी प्यारी मेथड, जिसको बोल नाम है कंपोनेंट मेथड। क्या नाम है? कंपोनेंट। दोनों ही बड़ी प्यारी मेथड है, पर सबसे फंडामेंटल बोले कौन सी? बोले यही मेथड है। इसी, या तो ये वाली भी ले सकते हैं या दोनों को ही बोल सकते हैं, पर सबसे प्यारी तो मैं यही बोलता हूं, क्योंकि ये सबसे कॉन्सेप्चुअल है। देखोगे आप कि बात समझ आ रही है? इतनी सारी मेथड है, अब इसमें क्या ही समझना है ना, जो बोला मानना ही पड़ेगा, सर ये होगी मेथड, हमें क्या पता। तो चलो शुरू करते हैं पहली मेथड। तो पहली मेथड का नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। खाली एक बार मन की शांति के लिए कुछ मैंने अंग्रेजी में चीजें लिखी है, रीड कर लीजिए, बाकी तो मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगा कि चीज क्या है। हाँ जी, पॉलीगन लॉ को मैं प्यार से बोलता हूं टॉम एंड जेरी मेथड। एक बड़ा फेमस कार्टून है टॉम एंड जेरी। आई डोंट नो आजकल के बच्चे देखते कि नहीं, हमारे टाइम पे तो बड़ा फेमस था टॉम एंड जेरी, ठीक है। उसी नाम से, उसी कार्टून के नाम से मैंने ये मेथड का नाम रखा है। आप समझोगे ये नाम क्यों रखा है, लॉजिक है इसके पीछे। एक बार पढ़ लो खाली मन की शांति से।
हो गया बेटा, पढ़ लिया? यस। सच्ची बताना ईमानदारी से, कुछ समझा? कुछ ज्यादा समझा? नहीं समझा ऑब्वियसली। तो इसलिए अभी मैं सेम चीज रीड करके आपको बोलूं तो कोई सेंस नहीं बनेगा, पर एक एग्जांपल करवाने दो मुझे, एक एग्जांपल, उसके बाद यही चीज रीड करेंगे, पूरा पूरा फील होगा आपको एक एक पॉइंट। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्या करना है? पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन। कौन सी मेथड से करना है? बोले पॉलीगन। पॉलीगन का प्यारा नाम टॉम एंड जेरी मेथड, ठीक है, टीजे मेथड। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या करना है? ये वेक्टर ए दिया है, लंबाई है 3, इस वेक्टर बी की लंबाई है 4। हमें फाइंड करना है, देखो मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, फाइंड करना है हर एक, अच्छा इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, सब क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा मुझे। रिजल्टेंट आर, आर का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, डिफाइंड किया है, मुझे आर करना है फाइंड। आर मतलब ए प्लस बी करना है बेसिकली, है ना, ए प्लस बी को मैंने आर बोल दिया, वेक्टर आर है, ए प्लस बी फाइंड करना है। बताओ ए प्लस बी कैसे फाइंड करूं? तो बोले क्या करो सर, पहला वेक्टर कौन सा? वेक्टर ए लेना है, क्योंकि आपको ए प्लस बी कर ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। 1 + 2 करूं या सर 2 + 1, तो देखो यहां पर ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। 1 + 2 करो या 2 + 1, आंसर सेम आता था स्केलर में, पर वेक्टर में ऐसा नहीं होगा, आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो बोले पहला वेक्टर कौन सा है? बोले वेक्टर ए। तो वेक्टर ए को बुलाओ, बोले वेक्टर ए को बुलाओ, तो वेक्टर ए को यहां लिख दिया, कहीं पर भी बना सकते थे, ऐसा बना दिया, आपको पता है फ्री है, पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं उसको। हाँ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है सर, लिख दिया। बोले लंबाई कितनी वेक्टर ए की? तो खाली ए लिख दो, ए है ना। लंबाई कितनी है वेक्टर की? 3, तो खाली 3 लिख दिया, डायरेक्शन तो दिखाई दिया, लंबाई 3। अब आप एक चीज बताओ मुझे, ये वाला वेक्टर का क्या है? बोले टेल। बोले ये क्या है वेक्टर की? हेड। बोले ठीक है। अब दूसरा वेक्टर कौन है ऐड करने वाला? बोले वेक्टर बी। तो वेक्टर बी को बुलाओ। सर बुला तो लेंगे, कहां रखे सर? अगर एंगल फाइंड करना होता, पता है टेल से टेल रखते, टेल से टेल, एंगल फाइंड करने के लिए। बोले एंगल फाइंड नहीं करना है, एडिशन करना है। एडिशन में क्या करना है? इसकी हेड को उसकी टेल से मिलाओ, मतलब ये वेक्टर बी का जो हेड है और वेक्टर बी की टेल है, तो हमें क्या करना है? वेक्टर बी की टेल और इसका हेड मिलाना है। बोला अच्छा आप समझे? तो बोला ठीक है, आप समझ गए ना, तो बिल्कुल आप वेक्टर बी को रिकॉल करो और वेक्टर बी को बनाओ, जैसा है वैसा ही। बताओ लंबाई कितनी वेक्टर बी की? कितनी है? 4। तो आप लिख दो यहां पर बी कितना है? 4। अब देखोगे, देखो ये बी का क्या है? ये बी का क्या है? बोले टेल। बोले ये बी का क्या है? बोले सर हेड। बोले बिल्कुल सही अरेंजमेंट है, बिल्कुल सही अरेंजमेंट है, बिल्कुल सही अरेंजमेंट है। बोले बिल्कुल सही। इसलिए देखो इसका नाम टॉम एंड जेरी दिया, आपको पता है। देखो जो टॉम होता है ना, हमेशा जेरी को चेस करता है। ये देखो ये टॉम है ना, ये टॉम, समझने के लिए ये टॉम बड़ा सा बिल्ला, तो टॉम का हेड और जेरी भाग रहा है ऐसे ऊपर। देखो ये चूहा, ये चूहा है ना, ये छोटा सा चूहा, थोड़ा बड़ा बना दिया, छोटा बना देते हैं, छोटा सा ये चूहा। तो देखो ये टॉम का हेड और ये जेरी की टेल। अब फील करना, अब आपको लग रहा है छोटा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। हेड और इसका टेल, मतलब कि देखो जेरी इधर भाग रहा है तो टॉम उसको चेस कर रहा है, तो चेजिंग तो ऐसे ही दिखेगा, हेड टेल, है ना। अगर एक चोर के पीछे पुलिस भाग रही है, चोर के पीछे पुलिस भाग रही है, तो ऐसा ही फील होगा ना, हेड टेल। हमें ऐसा ही अरेंजमेंट बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, आप लोग समझ गए, बहुत बढ़िया। तो हेड टेल हो गया अपना काम, अब बढ़िया। बोले अब क्या करें सर, अब क्या करें? बोले अब कुछ नहीं करना, आंसर आ गया तेरा। बोला कैसे? बोले कैसे? देखो अब हेड टू टेल, मतलब टेल से हेड, टेल से हेड है, ये भी इरेज हो गया क्या? यहां पर क्या लिखा था? हेड लिखा था। ये अरेंजमेंट तो समझ आ गया सर। उसके बाद क्या करें? उसके बाद क्या करो, जो खाली जगह बची है उसको भर दो। बोले कैसे भरे सर, कैसे भरे? बोले सबसे पहले इनिशियल पॉइंट ढूंढो। कौन सा इनिशियल पॉइंट है सर? यहां से स्टार्ट हुआ था, सब खेल इनिशियल पॉइंट। बोले फाइनल पॉइंट कहां पर है सर? यहां पर है फाइनल पॉइंट, बस इसको भर दो, भर दो। तो बोले सर भर दिया। बोले क्या होगा सर, ये वेक्टर का नाम क्या होगा? बोले यही जो वेक्टर है वही आएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसी को बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या बात समझ आई बेटा? क्या आपको बात समझ आई? क्या करना है? क्या करना है? हेड से टेल, आई मीन टेल से हेड, टेल से हेड, समझ गए ना? चेजिंग करवा देना। पहले वेक्टर ए तो वेक्टर ए को रखा, फिर आया वेक्टर बी तो वेक्टर बी को रखा। कैसे रखा? हेड टू टेल ऐसा रख दिया, चेजिंग करता हुआ। टॉम एंड जेरी कैसे चेज करते हैं। फिर जो खाली जगह बची, इनिशियल से फाइनल एक वेक्टर बना दो, और जो वेक्टर बना वही आपका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। क्या बात समझ आ रही है? अब एक थोड़ी फील ले लेना, एक तो इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा आज, ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। एक और फील लेना, देखो
जब आप a प्लस बी करोगे तो फील्ड देखो कैसी आ रही है, a प्लस बी ना, ऐसे जा रहा है, एरो देखो ऐसे जा रहा है, फ्लो समझ आ रहा है, फ्लो देखो, फ्लो समझ आ रहा है, फ्लो ऐसे जा रहा है, एरो यहां से ऊपर, और ये देखो रिजल्टेंट ऑपोजिट जा रहा है, फ्लो के ऑपोजिट, देखो ये फ्लो ऐसे जा रहा है, दिस इज द फ्लो ऑफ द वेक्टर, फ्लो समझ आ रहा है ना, फ्लो देखो वैसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, अरे मतलब ऐसे घूम के नहीं जा रहा, अब एरो देखो, एरो ऐसे जा रहा है, एरो ऐसे जा रहा है, तो फ्लो देखो, फ्लो ऐसे जा रहा है, और उसका ऑपोजिट देखो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट इज ऑपोजिट फ्लो। तो अगर आप रिजल्टेंट का फ्लो देखोगे तो देखो ये रिजल्टेंट का ऑपोजिट फ्लो आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो देखो ये क्लॉकवाइज जा रहा है। फील समझ आ रही है, फील समझ आ रही है, ये हो गया रिजल्टेंट। क्या बात समझ आई? आपको पता बोला एंगल यहां पर कितना बनेगा, आपको पता नहीं यहां पर एंगल कितना है, 90 है ना, ये आपका टीटा पता, आपको टीटा है, टेल से टेल जुड़ा तो एंगल टीटा मिलता है, ये टीटा नहीं है, टेल से टेल नहीं जुड़ा, तो टीटा तो यही है। पर आपको पता अगर ये 90 है तो अगर इसको वेक्टर को यहां उठा के रखा तो यहां भी एंगल कितना बनेगा, बोलो यहां भी एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा नहीं बनेगा, यहां पर भी 90। अगर मुझे इसकी लंबाई, ये वेक्टर की लंबाई क्या होगी, सर वेक्टर की लंबाई क्या है, a प्लस बी का वेक्टर को हमने आर वेक्टर बोला, राइट, आर वेक्टर, तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई होगी सर खाली मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। बोले कैसे मिलेगा, तो बोले पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कैसे सर, देखो आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बोले आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना होगा, बोले ए स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर कितना, 3 और 4, आपको बोले 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 16, आंसर कितना आएगा 25। अब थोड़ी फील और भी लेना, अगर मैं बोलता एक वेक्टर 3 लग रहा है, एक वेक्टर 4 लग रहा है, 3 प्लस 4 कितना होता है बेटा, 7, क्या आपका आंसर 7 आया, 5 आया। ये है वेक्टर मैथ्स, इसी को बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो अरे वेक्टर अलजेब्रा में ये नहीं कि 1 + 1 2 नहीं होता, अब थोड़ा फील पकड़ लो, 1 + 1 2 ही होता है, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में 1 + 1 2 होता है। तो 4 + 3 7 क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, थोड़ा फील लो, कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में थे, एक 3 इधर लग रहा है, एक 4 ऊपर लग रहा है, अगर 3 इधर लगता और 4 भी इधर लगता तो टोटल 7 ही होता, पर एक 3 इधर लग रहा है, 4 ऊपर लग रहा है, इसलिए रिजल्टेंट अलग डायरेक्शन में है। आप उसको ऐसे पकड़ना कि आप मेरा एग्जांपल लो, मेरा, मुझे 3 न्यूटन का फोर्स लगाओ यहां पर, तो देखो खाली 3 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो मेरी बॉडी कहां जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। अब सोचो मेरे पे सेम 4 न्यूटन का फोर्स लगाओ, खाली 4 न्यूटन का ऊपर की डायरेक्शन में, जैसे यहां लग रहा है, तो बताओ मेरी बॉडी कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, हाँ या ना। अब सोचो दोनों फोर्स एक साथ लगाओ, 3 न्यूटन भी लगाओ, 4 न्यूटन भी लगाओ, तो आप फील करना बॉडी कहां जाएगी, 3 4 एट द सेम टाइम आगे भी जाएगी, एट द सेम टाइम ऊपर भी उठेगी, मतलब बॉडी कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, हाँ या ना, इस डायरेक्शन में जाएगी। देखो ना रिजल्टेंट यही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि एक बॉडी पे अगर आप फोर्स ऐसे डायरेक्शन में लगा दोगे तो रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्या बात समझे कि नहीं, क्या बात समझे कि नहीं बेटा, हाँ, yes. क्लियर है। देखो पहला क्वेश्चन है, अभी तो पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, पर क्या मैं जो जो बोला वो समझा, क्या वो क्लियर है एकदम, हाँ, पक्का। yes. चलो एक क्वेश्चन आप सेकंड वाला आप भी ट्राई करो, अब मैं सेकंड वाला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। फाइंड करना है वेक्टर आर जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। चलो ये क्वेश्चन अपना, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है। वेक्टर आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तीनों वेक्टर का एडिशन करना है, और वेक्टर आर का सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर और डायरेक्शन तो पिक्टोरियली दिखानी है। तो बोले वेक्टर ए प्लस बी सी किधर है, तो सबसे पहले किसको रिकॉल करोगे, वेक्टर ए को, है ना। तो सोल्यूशन में यहां लिख रहा हूं, लेट्स राइट द सोल्यूशन हियर। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन, पढ़ लिया क्वेश्चन बेटा, Yes, हाँ, चलिए। तो चलो वेक्टर ए रिकॉल करो। वेक्टर ए किधर है, सर इधर जा रहा है, तो बुला लो वेक्टर ए को, लगा दो वेक्टर ए को इधर, देखो वेक्टर ए को लगा दिया, लगा दिया वेक्टर ए को। इसकी लंबाई कितनी है, बोले सर 5। बताओ किसको बुलाएंगे अभी, किसको बुलाएंगे ए के बाद, बोले बी को बुलाओ, क्योंकि ए के बाद बी आ रहा है। बी किधर है, बी उसे ऊपर जा रहा है, इसका हेड, तो बी को चेस करवा रहे हैं, मतलब ए बी के पीछे भाग रहा है, तो कैसे भागेगा, ऐसे बना दो, तो बोले सर बिल्कुल बना देंगे हम ऐसे। लंबाई कितनी है बी की,
बोले 4। अब सी को बुलाओ सर, सी को बोले, सी को बुला दे। सी किधर जा रहा है? बोले इधर जा रहा है। बी के पास सी आना चाहिए और बी किसको चेस करता हुआ दिखना चाहिए? सी को। टॉम एंड जेरी। बी किसको चेस करे? सी को। तो बी सी को कैसे चेस करे? तो बोले बी का हेड है ना, तो सी की यहां टेल ही आनी चाहिए और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो सेम रखना है। लो सी लगा दिया। सी भी कितना लंबाई में है सर? वो भी 5। मतलब दोनों ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लेवल पे होना चाहिए, बराबर। तो क्या सर क्वेश्चन ही बराबर, जैसा क्वेश्चन दिया वैसा ही तो आंसर। अरे क्या हो रहा है? जैसा क्वेश्चन दिया वैसा ही सोल्यूशन बन रहा है। बोला बढ़िया है, तो डायरेक्टली कर लेते। बोला डायरेक्टली कर लेते। बताओ क्लोजिंग वेक्टर कहां होगा? क्लोजिंग वेक्टर सर कहानी यहां से शुरू हुई है ना, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं। कहानी यहां से शुरू हुई सर, यहां से ये इनिशियल सर, यहां पर कहानी खत्म हुई फाइनल, तो हमें वेक्टर इनिशियल से फाइनल बनाना पड़ेगा। तो सर यही होगा रिजल्टेंट, यही रिजल्टेंट। इसको आर भी बोल सकते हैं। आर मतलब, अरे आर मतलब आपने बोला a प्लस बी प्लस सी, उसको आर बोल दिया। अगर के बोलते, एम बोलते, एन बोलते, कोई भी बोलते, हम जनरली आर स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट। वरना आप ऐसे ही बोलो कि वेक्टर क्या डिनोट करेगा? बोले सर ये डिनोट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये वेक्टर है। वेक्टर कैसे सर? देखो डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन, देखो देखो डायरेक्शन, देखो फील आ रहा है, फील आ रहा है। बोले मैग्नीट्यूड कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी का? इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई कितनी होगी? बोले सर किसकी लंबाई? बोले इस वेक्टर की लंबाई कितनी होगी? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तीनों सम एक ही वेक्टर मिलेगा ना, ऐड किया 3 वेक्टर को तो आंसर वेक्टर ही मिलता है। तो बोले इन तीनों वेक्टर का जो एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड, लंबाई, वेक्टर की लंबाई। बोले कितनी लंबाई? बेटा कितनी लंबाई होगी? कितनी लंबाई होगी? मैथमेटिक्स लगा के देखो कितनी होगी सर? 4 बराबर, आंसर इज 4। जो भी यूनिट हो, जो भी 4 यूनिट। क्या बात समझ आ रही है बेटा? यस हाँ। सर लंबाई 4 होगी। डायरेक्शन कहां है? डायरेक्शन कहां है? कहां पर है डायरेक्शन? अपवर्ड्स। अब थोड़ा फील भी पकड़ो, फोर्स ही ले लो। मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं। पहला वेक्टर किधर लग रहा है? बोलो ए। 5 न्यूटन कहां लग रहा है? राइट, सॉरी लेफ्ट लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है, राइट। ऐसा जा रहा है, ऐसा देखो, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। दूसरा छोड़ दो, तीसरा पकड़ो। तीसरा कहां जा रहा है? क्या दोनों ऑपोजिट वेक्टर नहीं है कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे? ये डायरेक्शन, बिल्कुल ये वेक्टर, ये डायरेक्शन कैंसिल नहीं कर देंगे। तो आंसर क्या बचना चाहिए? यही आंसर आना चाहिए। तो देखो वही तो आया, 4 की लंबाई और यही डायरेक्शन। क्या समझा कि नहीं? क्या हर पॉइंट पे फील पकड़ रहे हो? अरे मैं वेक्टर आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, पर आपको मेरे साथ पूरा ध्यान देना पड़ेगा। जितना घर पे प्रैक्टिस करने को बोलूं करना पड़ेगा। आपकी वेक्टर नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। और सच बोल रहा हूं, नीट में, स्पेशली नीट में और जेई में भी, पर जेई में क्या बच्चे मैथ्स में भी वेक्टर बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं। जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे बहुत काफी डिटेल में पढ़ते हैं वेक्टर, मेंस और एडवांस में। नीट वाले बच्चे जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ेंगे। ट्रस्ट माय वर्ड, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ वेक्टर में, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा कोई वेक्टर में कुछ भी नहीं आएगा और कोई नहीं करवाएगा इससे ज्यादा वेक्टर में। तो जितना करवा रहा हूं उसको ट्रस्ट करके पूरा का पूरा समझ लो, फील कर लो और प्रैक्टिस भी इतनी कर लो कि आंसर आने लगे। ठीक है, चलो तो बेसिक क्वेश्चन है, देखना आप कैसे कैसे अच्छे क्वेश्चंस पे हम जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैन आई गो फॉर नेक्स्ट? यस। बहुत बढ़िया। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, फटाफट करिए बेटा। हाँ क्वेश्चन तो लिख लो मैं पहले। क्वेश्चन है, फाइंड रिजल्टेंट आर दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये क्वेश्चन आपका। चलो थोड़ा सोच लो फटाफट, 30 सेकेंड्स आपके पास, 30 सेकेंड्स। उसकी वैल्यूज नहीं है? नहीं है, वैल्यूज नहीं है, खाली ऐसे ही दिया है। खाली आप डायरेक्शन बता दीजिए मुझे, वैल्यूज नहीं फाइंड करनी है। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, लाइक 0। चलिए देखते हैं, पहले लॉजिक लगाते हैं। अपन कौन सी मेथड यूज करते हैं एडिशन के लिए? पॉलीगन मेथड, टॉम एंड जेरी मेथड। तो चलो वेक्टर ए को रिकॉल करो। सबसे पहला वेक्टर कौन सा? वेक्टर है। चलो तो सोल्यूशन देखते हैं, ये हमारा सोल्यूशन। तो वेक्टर ए किधर है? बोले सर इधर है, तो लिख दिया वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए लिख दिया। बोले वेक्टर बी किधर है? बोले सर वेक्टर बी कैसे ड्रॉ करना है? चेजिंग करना है, चेस करवाना है। कौन चेस करेगा? वेक्टर ए चेस करेगा। ऐसा तो बताओ, वेक्टर ए का हेड है तो बी की यहां पर क्या आनी चाहिए? टेल।
तो बी को एज इट इज, आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज मत करना बी का, और एज इट इज रख देना, और ये बोलना वेक्टर बी हो गया। अब बी के बाद कौन है? सी। बी का है तो सी की यहां पर क्या होनी चाहिए? टेल। तो सी को एज इट इज उठाओ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, और सी को रख दो। सर ये तो जो क्वेश्चन है वही आपने सॉल्व कर लिख, जो क्वेश्चन है वही आपने लिख दिया। ओके, बोले बिल्कुल सही। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोले हाँ। पर सर जगह ही नहीं बची, पर रिजल्टेंट किधर आएगा? बोले इनिशियल पॉइंट बता, इनिशियल पॉइंट किधर है? तू खाली मेथड समझ बेटा, इनिशियल पॉइंट इधर है। बोले फाइनल पॉइंट किधर है? सर वो भी इधर है। तो बोल जगह कितनी बची इन दोनों के बीच? सर जगह ही नहीं बची। बोला जगह ही नहीं बची, तो वेक्टर आर क्या होना चाहिए? जीरो वेक्टर। मतलब कि ये तीनों वेक्टर अपने आप को कैंसल आउट कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे तीनों वेक्टर। सर फील नहीं आ रहा, कैसे कैंसिल करेंगे? देखो, अगर फील फटाफट खाली समझ लो, यहां पर समझ लो, वेक्टर ए इधर है ना, तो वेक्टर ए मैंने यहां बना दिया। सुनना, वेक्टर बी इधर है, वेक्टर बी इधर है, वेक्टर सी किधर है? सर सी नीचे जा रहा है। इट इज लाइक दिस। अब फील करना, एक ऑब्जेक्ट को एक यहां से भी खींच रहा है, एक यहां से भी खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, और मान के चलते सब कोई एक ही अमाउंट ऑफ फोर्स से खींच रहा है, और एंगल भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं सॉरी यूनिफॉर्म है। तो यहां से खींचे सिमेट्रिकली यहां से खींचे, बोलो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, उधर का उधर रहेगा। मतलब इन तीनों की इफेक्ट, ये तीनों की इफेक्ट क्या हो जाएगी? शून्य, जीरो। बस जीरो वेक्टर बोला बिकॉज आर इज अ वेक्टर। क्या बात समझ आ रही बेटा? क्या क्लियर है ये बात? तो यहां पर हम लिखेंगे आर वेक्टर। पर अगर मैग्नीट्यूड पूछा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। बोलो आंसर क्या आना चाहिए? खाली मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर का। क्या मैंने बोला था जीरो वेक्टर में फील कराऊंगा आगे जाके? जीरो वेक्टर बोला था लास्ट क्लास में, जीरो वेक्टर क्या होगा? सब वेक्टर अपने आप को कैंसिल कर देते हैं, तो उसका आंसर आता है जीरो वेक्टर। इसका नोट पॉइंट लिख लीजिए बेटा, एक अ क्लोज्ड पॉलीगन of vector in polygon method, the resultant vector will be, क्या आंसर आएगा? जीरो वेक्टर बोलना, जीरो वेक्टर। क्या क्लियर है यहां तक बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, क्योंकि शायद वो ना पता हो मैथमेटिक्स का पार्ट, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ना हो, बड़ी हिंट दे रहा हूं। मान के चलते हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल की साइड्स हमारे पास ए, बी और सी। अगर ये एक्चुअल में ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो जो भी सम ऑफ एनी टू साइड, ध्यान रखना, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बस इतना खाली हिंट में आप ले लो तो बहुत है, ठीक है। कोई भी दो साइड, मतलब कि a प्लस सी करोगे तो b से बड़ा होना चाहिए, a प्लस बी करो तो c से बड़ा होना चाहिए, b प्लस सी करो तभी ट्राइंगल बनता है। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है जो अपने छोटे ग्रेड्स में पढ़ी होगी। ऑब्वियसली याद नहीं होगा, इसलिए मैं आपको याद करवाने के लिए हिंट में दे रहा हूं। चलिए एक बार रीड कर ले क्वेश्चन, एक बार रीड कर लो बच्चों क्वेश्चन। चलिए हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो तीन वेक्टर है ए, बी और सी। देखा मैंने बोला था ये लोग बोर्ड में लिखेंगे, देख रहे हो? ये वेक्टर ऐसे नहीं लिखेंगे, एरो बना के, बोर्ड में लिखा है देयर वेक्टर्स, लिखा है तो वेक्टर। अरे अरेंज हेड टू टेल, कैसे अरेंज किया? हेड टू टेल, और क्या बना है? क्लोज्ड ट्राइंगल। तो कुछ ऐसा बना होगा, देखो कुछ ऐसा, कुछ कहानी ऐसी होगी, कुछ कहानी ऐसी बनी होगी, देखना। एक वेक्टर इधर लिया, लेट्स से वेक्टर है, एक वेक्टर इधर लिया, लेट्स से वेक्टर बी, और एक वेक्टर इधर लिया, लेट्स से वेक्टर सी। ऐसे ही बना होगा, राइट? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, समझ आ रहा है बेटा?
और ये वेक्टर सी, ऐसा बना होगा, कुछ कहानी ऐसी बनी होगी। अगर ये क्लोज ट्राइंगल बना है तो भाई जगह दी है, जगह है थोड़ी भी रिजल्टेंट के लिए, रिजल्टेंट के लिए थोड़ी भी जगह नहीं है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बोले सर इनिशियल पॉइंट इधर फाइनल पॉइंट इधर, इसका मतलब जो रिजल्टेंट आर, अगर आर रिजल्टेंट है लेट्स से ए प्लस बी प्लस सी को डिनोट आर करता है, तो आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा बोलो कितना आएगा, 0, या वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर 0 वेक्टर। क्लियर है, सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात। पर इनमें से कौन सा होगा, ये लंबाई दी है, ए की लंबाई, बी की लंबाई, 9 की सी की लंबाई, ए बी सी वेक्टर जो उसकी मैग्नीट्यूड दिया है, लंबाई दिया है, तो हमें पता है कि अगर ये वेक्टर ऐसा ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड से बड़ी होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं, फटाफट चेक करते हैं। 3 + 4 3 + 4 3 + 4 7 इज लेस देन 9। ये वेक्टर बन सकता है, कभी ट्राइंगल बना सकता है, ये ट्राइंगल ही नहीं बना सकता कभी भी। चलिए 5 + 7 क्या आ रहा है, 5 + 7 मोर देन 10, 7 + 10 मोर देन 5 एंड 5 + 10 मोर देन 7, ये बन सकता है। चलिए ये ट्राई करते हैं। 6 + 8 कितना होता है, 6 + 8 14, 14 लेस देन 15, ये पॉसिबल ही नहीं है। 2 + 2 4, 4 लेस देन 5, ये पॉसिबल ही नहीं। तो आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, दैट इज द आंसर। क्या बात समझ आई बेटा, क्लियर है, यस सुपर। चलिए देखा कैसे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके वेक्टर में इन्वॉल्व करके वेक्टर का आंसर लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। सम ऑफ एनी टू साइड्स हैज टू बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो देखो ना फर्स्ट वन 3 + 4 7 किया, 7 इज लेस देन 9, तो ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, कुछ ऐसा बनेगा। फिर देखो, फिर ऐसा बनेगा, आपको बता रहा हूं कैसा बनेगा। अगर ऐसा अपन ने फर्स्ट ऑप्शन लिया ना, तो फर्स्ट ऑप्शन कुछ ऐसा बनेगा, वेक्टर ए इधर, वेक्टर बी इधर और वेक्टर सी लेट्स से इधर, स्पेस रह जाएगी। और जैसे स्पेस रह गई, अब सबको पता है स्पेस में क्या आ जाएगा, सर इनिशियल पॉइंट, सर फाइनल पॉइंट, है ना, ऐसे ही दिखते हैं हम। और यहां पर बोलो, यहां पर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आर, दैट विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। बात समझे कि नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, अच्छा ये क्वेश्चन में मैं ही बताऊंगा क्या फाइंड करना है, ठीक है। चलिए आप खाली एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, वैसे मुझे ही बताना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस, खाली प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हर एक चीज आपको एक एक क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करेगी मैथमेटिक्स में, आई मीन एक एक क्वेश्चन आपका वेक्टर मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। तो एक वेक्टर को, एक एक क्वेश्चन को बहुत आप इंपॉर्टेंस से सॉल्व करना, ठीक है, फालतू मत लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सब, लाल कलर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे ये खाली एग्जांपल के रूप में दिखाना है। देखो ये कौन सा वेक्टर है, ये दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है, बोले वेक्टर बी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है आप सबको, दिख रहा है ना, वेक्टर है वेक्टर बी। चलो बाकी सब भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ खाली इसको ध्यान दो और उसको बोलो समझा कि नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ खाली उसको देखो और बोलो समझा कि नहीं, ठीक है। देखिए ये वेक्टर है और ये वेक्टर बी, बोलो ये अगर इनिशियल पॉइंट है और ये मान लेता हूं मैं फाइनल पॉइंट है, तो बोलो ये जो आंसर आएगा ये एक वेक्टर बनेगा, बोलो ये वेक्टर कौन सा बनेगा, तो सर ए प्लस बी, कैसे चेजिंग है ना, ए बी को चेस कर रहा है, ए बी को चेस कर रहा है, देखो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब एक ही फ्लो में जा रहे हैं, एक ही फ्लो में। उसका ऑपोजिट फ्लो कौन होता है, बोलो यहां पर कौन होगा, ये आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी। तो ये फील हुआ, ए प्लस बी, इसका आंसर एक्चुअली ये है। क्या फील हो रहा है सबको, मतलब कि एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो उसका रिजल्टेंट इंपैक्ट इधर जाएगा, बात खत्म। खाली फोर्स ही नहीं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, पर जनरली मैं फोर्स इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फोर्स आपको फील होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है, बता दो बेटा। क्लियर है यहां तक, हाँ। पक्का ना, कोई डाउट नहीं है ना। नहीं। चलिए दूसरा, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, एक तो चेस कर रहे हैं ना, हेड टू टेल 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 है, बढ़िया है बढ़िया है, ए बी और सी। चलो अगर मैं इसको इनिशियल बोल देता हूं और इसको फाइनल पॉइंट बोलता हूं, बताओ तो ये वेक्टर, ये जो है, ये जो वेक्टर है, ये किसको डिनोट करेगा, बताओ बेटा, ये किसको डिनोट करेगा, ये वाला वेक्टर मेरा, ये किसको डिनोट करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। एक्सेलेंट, ए प्लस बी प्लस सी, वेरी नाइस। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर तो ये सब इजी है। चलो ये मेरा फाइनल पॉइंट होता, बताओ ये वेक्टर किसको डिनोट करेगा, ये वाला वेक्टर, ए बी सी और डी। एक्सेलेंट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, बहुत बढ़िया। और आखिरी ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर किसको डिनोट करेगा, ये वाला,
ए बी सी डी ई, है ना? बट हेड टू टेल होना चाहिए सभी वेक्टर, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, चेजिंग चेजिंग, टॉम एंड जेरी पूरा बढ़िया। तो बोलो ये आर, फाइनल आर, ये फाइनल आर है। बोलो फाइनल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? कहां तक है? ई तक है। तो बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एक बार देख लो, एक बार देख लो। ठीक है, स्टार्ट करें? यस। क्या लग रहा है कैसे करना चाहिए क्वेश्चन को? इतने सारे वेक्टर को कैसे ऐड करना चाहिए? इसका लाइक फर्स्ट जो है वो तीनों 4 है, ए सी ई इज इक्वल्स टू 4। हाँ, तो हम 4 इंटू अगर 3 करें तो वो 12 हो। एक्सेलेंट। तो पहले तो भाई साहब ये तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, पर सर ये ऊपर नीचे, अरे क्या ही फर्क पड़ता है, डायरेक्शन तो एक ही है सर। ये एक्स है तो ये भी एक्स में, ये एक्स में जा रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है बेटा? अरे ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पहला क्लास देख लो अगर आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो। अगर ये ऊपर है और ये नीचे भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन कौन सी है? सेम है। हाँ, फर्क क्या है? लाइन ऑफ एक्शन का फर्क है, लाइन ऑफ एक्शन का बिल्कुल फर्क है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब अगर एक फोर्स इधर लग रहा है तो मेरे यहाँ खोपड़ी पे लगेगा और एक दूसरा तो मेरे गाल पे लगेगा, पर डायरेक्शन दोनों की सेम है, बस इतना फर्क है। ठीक है जी, चलो। तो अगर तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड कर दो ना, ऐड कर दो ना। ये तीनों वेक्टर को ऐड कर देंगे, ए सी और डी। बताओ ये वेक्टर को ऐड कर दे तो एक बड़ा वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तीनों वेक्टर का? डायरेक्टली ऐड कर दो सर, कितना है? 4 प्लस 4 प्लस 4, आंसर कितना आ जाएगा? 12। सो डायरेक्टली ऐड कर दिया वेक्टर को। अरे भाई वेक्टर का काम ही तब है जब वो अपोजिट वो 2 डायमेंशन में वर्क करे। 1 डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है तो आप जैसे करते थे ऐड वैसे ही करते हो। सर कैसे? देखो ये डायरेक्शन में 1 है, यही डायरेक्शन में 1 है। बोलो टोटल डायरेक्शन में कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? 2। ये डायरेक्शन में 4 है, इसी डायरेक्शन में 8 है। बोलो कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? बोले 12। अगर ये डायरेक्शन, सुनना सुनना ध्यान से सुनना, अगर ये डायरेक्शन में 8 है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 है, बोलो टोटल कितना हो गया? सर ये डायरेक्शन में 4 हो गया। हाँ या ना? कितना फास्ट आप कर सकते हो? प्रॉब्लम तब होती है जब मैं बोलूं कि ये डायरेक्शन में 3 है और ये डायरेक्शन में 4 है, तो फिर आपको फाइंड करना पड़ता वेक्टर और आपको बोलना पड़ता यही डायरेक्शन में एक्चुअली यहां से यहां होगा फाइनल और आंसर 5 आएगा, जो आपने किया पहला क्वेश्चन हमारा। क्या बात समझ आ रही है? सब कुछ रिकैप करवा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलो तो a प्लस बी प्लस सी 4 हो गया, मैग्नीट्यूड कितना है? 12। अब बताओ दूसरा कौन है? बी डी और एफ सभी के सभी नीचे है, सभी के सभी नीचे है। चलो तो कैसे बनाते हैं? अलग अलग लिख रहा हूं अभी दोनों का। देखो इसको अलग लिखा, अब ये तीनों को ऐड कर देते हैं। अभी मैं अलग अलग लिख रहा हूं। ये वेक्टर को नाम दे देते, चलो ये R1 बोल देते हैं इसको, वेक्टर R1। क्या नाम है वेक्टर R1 का? a प्लस सॉरी बी प्लस सी कर दिया मैं, सी ई करना था, सॉरी। कुछ बच्चे बोल भी रहे होंगे ऑनलाइन दिख रहे होंगे तो, पर कोई नहीं, चलो ठीक है हो जाता। a प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर डी नहीं सॉरी बी कौन सा ए के बाद? अच्छा सी और ई है, पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा लगता है। हाँ तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ई, ये उसका R1 बोल दिया, वेक्टर R1, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 12 है। ये तो समझ में सबको आता है। चलिए अब बी डी एफ को एक जोड़ देते साथ में। बोले सर एक ही डायरेक्शन में, तो तीनों को जोड़ दिया और तीनों की डायरेक्शन नीचे ही है तो नीचे बना दिया। चलो इसको वेक्टर R2 बोल देते हैं। ये कौन है? बी प्लस डी प्लस एफ बराबर लिखा। अब खाली मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए। R2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर 3 और 3, 3 प्लस 3 प्लस 3, बोलो आंसर कितना आएगा? 9। सर अब अपने पास दो ही वेक्टर है,
एक R1 और दूसरा कौन सा है R2। हमें R1 और R2 को ऐड करना है खाली। तो हमारा एक्चुअल में अगर हमने बोला वेक्टर R क्या है, अब ध्यान से देखना मेरी बातों को, हमें वेक्टर R फाइंड करना था। R है ना, वेक्टर R क्या है, A प्लस बी प्लस सी प्लस एफ। तो बेसिकली है क्या, R1 प्लस R2 तो है, क्या है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ऑब्वियसली R1 प्लस R2 कर लो या R2 प्लस R1, दोनों ही आंसर एक ही आएगा। A प्लस बी कर लो या B प्लस A कर लो। ठीक है, क्लियर है ये बात। सर आपने तो पहले बोला था ऑर्डर फॉलो करना, बिल्कुल। अगर A B C D है तो ऑर्डर A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, ऐसा फॉलो करना ही पड़ेगा। दो ही वेक्टर है ना, तो A प्लस बी बोल दो या B प्लस A बोल दो, आंसर तो दोनों का सेम आएगा। ठीक है ना। चलो R1 प्लस R2 कर देते। R1 किधर है, R1 किधर है, चलो तो R1 इधर मैं साइड में यहां बना लेता हूं। ये R1 इधर, इसको R1 बोल दिया ना, तो मान लेते हैं ये R1, ये वेक्टर R1 है ना, ये वेक्टर R1। R2, R1 का हेड है तो R2 का क्या होना चाहिए, टेल, और चेजिंग होना चाहिए, चेजिंग। टॉम एंड जेरी कैसे चेज करते हैं, चेजिंग। ये आपका R2, ठीक है, ये R2। बताओ R1 प्लस R2 को ऐड कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। देखो ये 90 डिग्री होगा, है ना, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ये x में है, बिल्कुल ये y में है, तो 90 डिग्री होगा। दिख भी रहा ना, यहाँ पर भी 90 डिग्री है सब जगह। तो आपका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए बेटा, रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, सर देखो ये इनिशियल वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है, सॉरी ये इनिशियल पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल। जब हम बंद कर देंगे, ब्लू कलर नहीं आया, अच्छा यार उंगली में चला गया ब्लू कलर, ओके ठीक है। तो ये बंद जब कर देंगे तो ये बोलो क्या बन जाएगा, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2, दैट इज A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, या तो उसको हमने क्या बोला, वेक्टर R बोल दिया। क्या बात समझ आ रही है बेटा, क्या बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक और स्लाइड बना लेते हैं फटाफट ताकि समझने के लिए। हमारा वेक्टर R1 ये था, राइट, ये वेक्टर R1, लंबाई कितनी थी वेक्टर R1 की, लंबाई बोलो कितनी थी, 12, और नीचे क्या था 9, ठीक है। ये R2 बना दिया, ये R2 बना दिए, और ये 9 था। और अभी आप सब लोगों ने देखा है कि ये क्या है, वेक्टर R, तो इसको R बोल दिया। बोलो ये एंगल कितना, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा R का, तब देख रहे हो पाइथागोरस बन रहा है, तो R स्क्वायर इज नथिंग बट 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। R स्क्वायर कितना बनेगा, 144, 9 का क्या होगा 81, 144 प्लस 81 कितना होगा, 225। 225 का रूट कर दो, किसका रूट है 225, वेरी नाइस, तो R आएगा 15, जो भी यूनिट हो, ठीक है। अब कोई पूछ सकता है कि सर डायरेक्शन में निकालो, डायरेक्शन वेक्टर दिखा तो दिया, अरे दिखाना नहीं है, लिखना है, लिखना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होती है भाई, डायरेक्शन एंगल ही तो होता है। कहां से, कोई भी एक साइड से एंगल बना लो, बोलो ये R1 से एंगल बना रहा है, लेट्स से अल्फा, कितना बना रहा है अल्फा, यही तो डायरेक्शन होगी। समझो 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 समझो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो लंबाई क्या है, मैग्नीट्यूड। सो डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ऐसे बोल थोड़ी सकते हो। आपको बोला है देखो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस अगर ये है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ये डायरेक्शन होगी, तो एंगल ही डायरेक्शन होती है। तो ये डायरेक्शन क्या है, एंगल है। कोई भी एक्सिस से, कोई भी एक रेफरेंस लाइन से आपको बताना पड़ेगा। हमने बोला R1 से अल्फा बना रहा है, बोलो ठीक है, R1 से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, अल्फा फाइंड करो। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, tan अल्फा बोलो, tan अल्फा को क्या होता है, मैथमेटिक्स ऑपोजिट अपॉन अल्फा का ऑपोजिट कौन है, देखो अल्फा का ऑपोजिट कौन है, R2, एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट R1। तो tan अल्फा हु इज R2, मैग्नीट्यूड वाइज 9, और वो कितना है 12, 3 3 3 4, आंसर कितना आया 3/, अरे रुकना भाई, कितना आया 3/4। तो tan अल्फा बोलो, tan अल्फा कितनी आई 3/4, या तो अल्फा आप ऐसे लिख सकते हो, tan को सामने ले जाओ तो tan इनवर्स 3/4। अगर आपको पता है कि 3/4 tan कब बनता है तो उसकी वैल्यू एंगल में रखो, नहीं तो tan इनवर्स 3/4 भी रख सकते हो। पर हमें पता है 3/4 एक मस्त बनाता है, 3/4 पता है ना आपको कैसा बनता है। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए तो देखिए ये जो 90 डिग्री है, ये सबसे लंबी साइड 5 होती है, फिर ये 4, सॉरी ये 4 ये बना लेते, लंबा दिख रही है, और 3 ये छोटा एंगल होगा, 3 के सामने वाला 37, और 4 के सामने वाला एंगल बड़ा होगा 53, याद है, ये ज्योमेट्री हमने देखी है। तो 3/4 बनता है, 3/4।
3/4 मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan 37 बनता है। देखो tan 37 करके देखो क्या बनेगा 3/4, इसका मतलब 3/4 बनेगा तो आपका अल्फा जो एंगल है वो कितना आना चाहिए, फ्रॉम, ये एंगल कहां से निकाला, फ्रॉम वेक्टर R1, तो ये लिख दिया अपन ने। क्या बात समझी? तो यही जो चीज लिखी आपने, यही जो चीज लिखी है, यही जो चीज लिखी है उसी को क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन और कुछ नहीं, एंगल होता है विथ रेफरेंस टू समथिंग। क्या बात समझ आ रही है बेटा? क्या क्रिस्टल क्लियर है? हाँ। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, अब कोई बच्चा शायद ऐसा डाउट है, शायद कि सर आपने अभी बोला, हम थोड़ा कंफ्यूज गए थे कि वेक्टर R1 प्लस R2 बोले या R2 प्लस R1 बोले। मैंने बोला दोनों बोल दो, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, ऐसा बोल दो। पर ऑर्डर तीन चार हो तो ऑर्डर लेना पड़ता है। तब अब ऐसा मत लेना A प्लस B प्लस C प्लस D, तो A के बाद B के, अब अच्छा रहेगा, ऑर्डर लोगे तो सही रहेगा, तकलीफें कम होगी, बाकी आंसर तो आ ही जाएगा पर सही रहेगा। कैसे देखो, अब बताओ R2 प्लस R1 करें, मैंने R1 प्लस R2 किया था, राइट? यहां पर R1 प्लस R2 है ना, R1 प्लस R2, चलो पहले R2 प्लस R1 करते हैं। वेयर इज R2? R2 किधर है? बोले R2 किधर है? नीचे। तो मैंने यहाँ R2 बना दिया, यहां पर देखो, ये तो काम करते यार, यहां से एरो ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ये लो R2 बना दिया, ठीक है, लो R2 बना दिया, ये वेक्टर R2। ये देखिए इसका हेड, सॉरी इसका टेल, और ये इसका हेड। अब जो दूसरा वेक्टर आएगा वो कहां से बनाएंगे, इसका टेल इधर ही होना चाहिए, राइट? बोलो ये कौन सा वेक्टर हुआ हमारा, वेक्टर R1, चलेगा? ये वेक्टर R1। बोले इनिशियल क्या इधर है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है? बोले यहां से ना पता सर, यहां से इनिशियल। बोले फाइनल किधर है, फाइनल सर इधर है फाइनल। चलो बना दो वेक्टर R। ये 90, क्या वैल्यू सेम आएगी, क्या एंगल सेम आएगा, क्या डायरेक्शन भी सेम है? देखो देखो, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है रिजल्टेंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, बाकी आंसर आपका आ ही जाएगा। पर थोड़ा थोड़ा अगर ऑर्डर दिया तो ऑर्डर को प्लीज फॉलो करना, ऑर्डर को फॉलो नहीं किया 2-3 में हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ये चीजें मैं आपको इसलिए लिखवाया था। अब वही स्लाइड पे जाता हूं जो पहले बताई थी। अब एक एक पॉइंट मैं रीड करता हूं। टेक ऑल वेक्टर टू बी एडेड, ले लिया। प्लेस देम हेड टू टेल आफ्टर वन अनदर इन ऑर्डर। क्या आप समझा ऑर्डर में क्यों फॉलो कर रहा है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो पहले A फिर B फिर C फिर D। सर दो ही है तो A प्लस बी करो, B प्लस A करो, क्या ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड, ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर दैट इज इनिशियल पॉइंट टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर दैट इज अ फाइनल पॉइंट। The length and direction of closing side represents the resultant। कि ये चारों पॉइंट अब एकदम क्लियर है, क्या अब समझ आ रहा है? चारों पॉइंट अब डेप्थ बन रही है चारों पॉइंट की। यस। बहुत बढ़िया, चलिए तो यहां तक हमारा हो गया था। एक सवाल करते हैं, किसका है, नीट का है, 2010, मतलब तब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट बोला जाता था। देखो पहला सवाल मैं नीट का करवा रहा हूं, है ना, अभी नीट के सवाल स्टार्ट हो गए, नीट के सवाल स्टार्ट हो गए। देखो पहला सवाल कर रहे हैं हम नीट का, तो एक बार पढ़ लो उसके बाद करते हैं। यस, पढ़ लिया। कोई डाउट आ रहा है? कुछ सॉल्व कर सकते हो बेटा, ऐसा लग रहा है? एक बार ट्राई करती हूँ। चलो ठीक है, पहला खाली ऑप्शन ए ट्राई करो कि ऑप्शन ए राइट है कि रॉन्ग, बल्कि इतना बता दीजिए ऑप्शन ए राइट है कि रॉन्ग। खाली ऑप्शन ए राइट है कि रॉन्ग बच्चों, ये देख लो। हाँ, ए राइट आ रहा है। ए राइट आ रहा है? हाँ। चलिए ठीक है, चेक करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
6 vector A to F are given like this. Which of the following statement is true? True फाइंड करना है, देखना, ध्यान रखना, सच्चा वाला आंसर फाइंड करना। बोलो बढ़िया। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, B प्लस सी, बेसिकली वेक्टर बी ऐसा दिया है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज वेक्टर एफ। चलो तो बी को रिकॉल करो। वेयर इज बी? बी किधर जा रहा है? नीचे। फिर बुलाओ सी को, सी किधर जा रहा है? राइट। हेड टू टेल ही करो, हेड टू टेल, चेजिंग चेजिंग मेथड, चेजिंग चेजिंग। तो बताओ बी प्लस सी बेटा क्या होना चाहिए? सर ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये आंसर आना चाहिए ना बी प्लस सी का, ये आना चाहिए बी प्लस सी, एक्चुअल आंसर ये होना चाहिए। तो एफ कुछ ये डायरेक्शन में जाना चाहिए, सर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एफ ऊपर जा रहा है, देख रहे हो? हेड टू टेल अगर ज्वाइन किया, अगर हाँ। हमने बी का जो है एफ से हेड के ज्वाइन किया तो फिर एफ बराबर आ रहा है। कौन सा? अगर हमने एफ को, जो एफ का हेड है, उसे बी के टेल से ज्वाइन किया। एक मिनट, कैसे कैसे ज्वाइन किया वापस बताओ। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसे है। वेक्टर बी किधर है अपना? नीचे। वेक्टर बी नीचे है, ठीक है। अब बताओ कौन सा वेक्टर? सी। पर बी प्लस सी है ना बेटा, ऑर्डर कैसे भूल जाओगे? ऑर्डर तो वही रहेगा, ये इनिशियल और ये फाइनल, ऑर्डर तो वही रहेगा। ऑर्डर कैसे चेंज कर दिया? इसीलिए बोला ना ऑर्डर फॉलो करना। शायद मैंने गलती कर दी है यहां पर, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। कहा गया ये वाला, आपने ये क्वेश्चन को पकड़ लिया। एक मिनट रुको, इसको एनालाइज कर लेते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई पहले इसको एनालाइज कर देते हैं अपन। चलो रुको, इसको एनालाइज कर देते हैं अपन। R2 नीचे गया, R1 उधर गया, R1 का इनिशियल पॉइंट R2 का इनिशियल पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है। R1 का इनिशियल फाइनल पॉइंट वो पकड़ लिया, ठीक है, ओके। यहां पर वापस आते हैं, कहा गया क्वेश्चन अपना? ये रहा। आपने बोला बी नीचे लिया, आपने सॉल्व कर लेते, रुको। बी नीचे लिया और सी ऐसे लिया, तो बी प्लस सी ऐसे बना, ठीक है। अब सी प्लस बी करना चाहते हो, ठीक है, तो सी प्लस बी कर लेते हैं। सी ऐसे लिया और बी किधर गया? बी किधर गया? नीचे, ठीक है, बी नीचे गया, ठीक है। तो भी देखो ना बेटा, इनिशियल और फाइनल ऐसे तो आया, कहां डायरेक्शन बदल रही है? अब समझे कि नहीं? लो वापस कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने खुद एक्चुअली सोचा कि क्या कुछ गलत हो गया क्या। देखिए यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बी प्लस सी, पहले तो ना ऑर्डर ही फॉलो कर दो, ये बकवास ही खत्म हो जाएगी। ऑर्डर फॉलो कर दो। चलो ऑर्डर फॉलो नहीं किया आपने बोला सी प्लस बी कर दिया, क्योंकि दोनों तो सेम ही बात हो गई। बोले ठीक है, चलो यहां पर वेक्टर बी किधर है? नीचे गया। सी किधर है? आपने ये बोल दिया। बोलो इनिशियल पॉइंट यहां से शुरू किया था, ये वेक्टर, ये इनिशियल, और ये पॉइंट कौन सा है? फाइनल। ये आपका आंसर आना चाहिए था वेक्टर बी प्लस सी का, बराबर है? कोई डाउट है यहां पर? नहीं। अगर आप वेक्टर सी प्लस बी करना चाहते हो, करो ही मत, पहले तो ऑर्डर ही फॉलो कर दो ताकि खत्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। चलो सी प्लस बी करना चाहते हो तो बोले सी कर लिया, ठीक है, लो ये सी बना दिया। तो पहले सी बना दिया। अब बताओ सी में क्या ऐड करना चाहते हो? बी। तो सी का हेड और बी की टेल ही होनी चाहिए, हाँ या ना? अब बताओ इनिशियल पॉइंट कहां पर है? फाइनल पॉइंट यहां पर है, ये कर दिया। ये क्या आएगा? ऐसे ही तो जा रहा है, और एफ देखो ऊपर जा रहा है। क्लियर है? अरे मुझे देखो बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं सच बोल रहा हूं। ऑर्डर फॉलो कर लो और कुछ भी मत देखो। पर यस, बी प्लस सी करो या सी प्लस बी, आंसर वही आएगा। एडिशन तो कर रहे हो, वेक्टर एडिशन तो हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे तब प्रॉब्लम होती, डॉट में भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्लीज, पर फिर भी ऑर्डर फॉलो कर लो, खत्म कर दो बात कहानी। बाकी मैंने दोनों कॉन्सेप्ट से करवा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉट लाइन बना लेते हैं। सेकंड क्या है बेटा? वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी इज वेक्टर एफ। क्या ये सही है? देखो एक बार खुद करके देखो।
तो वेक्टर डी को बना दीजिए, ये वेक्टर डी हो गया। फिर इसका हेड और सी का टेल, डी सी को चेस करेगा, सी उधर जा रहा है। तो अगर इन दोनों का एडिशन किया तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये आपका आंसर आएगा। और ये जो आएगा आंसर वो आएगा वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी। क्या एफ की तरफ जा रहा है? एफ तो इधर जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है, ना ए आंसर है ना बी आंसर है। क्या बात समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? चलिए सी करते, सी करते हैं। सी बोलो, सी क्या है? बोले वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, क्या आएगा? वेक्टर एफ। चलो डी किधर है? डी, वेक्टर डी बनाओ। बोले डी इधर है, अच्छा ई उधर है ना, तो ई को थोड़ा सा स्पेस दे देता है। तो बोले ये वेक्टर डी, बोले वेक्टर ई किधर है? हेड टू टेल, हेड टू टेल, डी ई को चेस करेगा। बोले बहुत बढ़िया। क्लोजिंग वेक्टर देखो, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। क्या बात समझ आ रही है? ये वेक्टर डी प्लस ये वेक्टर ई, कोई दिक्कत? क्या एफ उसी डायरेक्शन में है ना? एफ ऐसे ही तो जा रहा है, तो आंसर इज सी। फिर भी डी चेक कर लेते, जस्ट माइंड, पीस ऑफ माइंड। वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई इज वेक्टर एफ, जो होगा नहीं आपको पता ही है। वेक्टर बी नीचे है, बोले बिल्कुल सर। ई इधर है, चेजिंग कर दिया, चेजिंग कर दिया। ये इनिशियल पॉइंट, इसको थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं वेक्टर बी को, ये वेक्टर बी, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। समझ आ रहा है ना इनिशियल फाइनल कैसे लेते हैं? ये आंसर आना चाहिए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई। क्या सही है? नहीं आ रहा है, एफ नहीं है, तो ये वाला गलत। कैसा रहा? पूरा क्लियर? कोई डाउट है? मन में कोई डाउट मत रखना, कोई डाउट मत रखना। हो सकता है कि कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाए चीजें, बट डाउट मत रखना। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा तो मैं और आप दोनों एक ही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, डोंट वरी। इनिशियल और फाइनल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वेक्टर से स्टार्ट करते हैं उसकी टेल इनिशियल होती है, और फाइनल पॉइंट कौन सा होता है? जो लास्ट वेक्टर उसका हेड, वो फाइनल पॉइंट होता है। जो मैंने एकदम साफ साफ लिखा है स्टेटमेंट्स में, इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर की हेड, वही होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ये वाले क्वेश्चन में। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है। क्या करोगे बताओ? सर हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? पॉलीगन मेथड। हम करेंगे पॉलीगन मेथड। बोले पॉलीगन मेथड क्या है? सर वेक्टर ई को बुलाओ, क्योंकि ए प्लस बी करें ना, तो पहले ए को बुलाओ फिर बी को, है ना, ऑर्डर फॉलो करना। पहले ए को बुला दिया, बोले ठीक है सर, वेक्टर ए को बुला दिया। अब बताओ किसको बुलाए? बी को। बी मतलब इसका टेल तो उसका हेड, आई मीन इसका हेड तो उसका टेल। चेजिंग, चेजिंग करवाना, चेज। तो बी किधर है सर? इधर जा रहा है, बिल्कुल। बी को एज इट इज विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और चेंजिंग द डायरेक्शन, बी को बुला दो। ये बुला लिया। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? ये इनिशियल पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट होगा ये वाला? बताओ, ये वाला। और ये वाला कौन सा होगा? फाइनल। ये का क्या आंसर देगा? ये आंसर क्या होगा? ए प्लस बी। तो क्या पॉलीगन मेथड लेकर नहीं आ रहा है क्या आंसर? इसमें आंसर लेकर नहीं आ रहा है, ला रहा है। प्रॉब्लम यह है कि इसकी लंबाई फाइंड करो। अभी इसकी लंबाई क्या होगी? सर अगर ये ऐसा होता ना सर, वेक्टर है इधर होता और वेक्टर भी ऐसा होता, ऐसा मतलब ये 90 होता, तो हम बोल देते पाइथागोरस से। हाँ या ना? पाइथागोरस नहीं बन रहा है, मतलब आपको ज्योमेट्री सॉल्व करना नहीं आ रहा। दैट इज अ प्रॉब्लम। इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ पॉलीगन मेथड। पॉलीगन का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमें ऐसे ट्राइंगल का लेंथ फाइंड करना नहीं आता। अब आएगा एक नया मेथड, बोलेगा मेरा नाम है पैरेललोग्राम। तो भाई मैंने बोला भाई पैरेललोग्राम तू कुछ भी हो, तू है तो पॉलीगन से ही आया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीगन था, तो पॉलीगन को भूल मत जाना, ये सबसे फंडामेंटल है। इसके लेंथ कैसे फाइंड करते हैं वो हम एक नई मेथड से सीखते हैं जिसका नाम है पैरेललोग्राम। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, इसका नाम है पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिए मेथड में पूरा डिराइव करूंगा और उसकी जो फॉर्मूला जो सब कुछ बताऊंगा, पर आप बिल्कुल पॉलीगन को भूल मत जाना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जब जेईई नीट की तैयारी करते, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो खाली वेक्टर का जो दो वेक्टर का एडिशन उसकी फॉर्मूला याद करते हैं। तो ये याद करते सर, ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलो, ट्राइंगल बोलो, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है। मैं एक ही में करा दूंगा, दोनों को खत्म कर दूंगा एक ही में। ठीक है, पर प्लीज सबसे पहले पॉलीगन को मत भूलना, सबसे फंडामेंटल वही था। जो कोई नहीं था तो पॉलीगन था, और पॉलीगन सबके आंसर लेकर आता है।
ठीक है। ऑब्वियसली जब एंगल्स बिगड़ जाते हैं, जब पाइथागोरस नहीं अप्लाई हो पाता, तो हम पैरेललोग्राम की मदद लेते हैं क्योंकि वो सॉल्व करने के लिए, बट है तो कॉन्सेप्ट पॉलीगन का ही। चलिए ठीक है, हमारे पास ये दो वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा। कितना एंगल है? थीटा। चलो एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। यहां पर मैं इसकी पैरेलल लाइन बना लेता हूं, ठीक है। ऐसा देखो, ऐसा, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और इसका ए का पैरेलल लाइन ऐसा बना देता हूं, चलेगा? कुछ ऐसा बनेगा। अब थोड़ा नामकरण कर देता हूं, इसको बोल देता हूं, ये व्हाइट कलर लेता हूं, इसको बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं, सॉरी जीरो नहीं, ओ, ए, ये बोलता हूं बी, इस पॉइंट को एम बोल देता हूं। अब थोड़ा और ज्योमेट्री लेता हूं, इसको भी एक लंबा खींच देता हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर खींच देता हूं और इस पॉइंट को नाम देता हूं एन, और यहां पर बोलता हूं 90 डिग्री है। चलेगा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? पक्का? चलिए अब इतना बता दीजिए, अगर ये ए है और ये बी है, तो बताओ ये बी को मैं यहां लिख सकता हूं? बताओ ये कितना लंबाई होगा? ये लंबाई जो है वो क्या होगा? ये भी बी होगा कि नहीं होगा? बेटा खाली ये बता दो, अगर ये ए है और ये बी है, तो क्या चेजिंग नहीं कर रहा है? चेज नहीं कर रहा है, एक दूसरे को चेज नहीं कर रहा है? चेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर चेज कर रहा है तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, बोलो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी। इसको वेक्टर आर बोल देते हैं, वेक्टर आर ए प्लस बी बोल देते हैं, चलेगा? बहुत बढ़िया। अगर बेटा ये वेक्टर बी है तो खाली मुझे इतना बता दीजिए, ये ऊपर वाला वेक्टर, इसको कलर थोड़ा बदल लेते हैं, इसको ना थोड़ा सा ऑरेंजिश कर देते हैं, ये वाला, ये वेक्टर ए है, ये ओ से ए, तो बोलो ये भी कितना होगा? ए वेक्टर है। ये वेक्टर बी है, तो बोलो ये भी वेक्टर कितना होगा? जो मैंने पहले ही बता दिया है, पर फिर भी खाली बता देता हूं, चलेगा? क्या ये पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा? पैरेललोग्राम का मतलब ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल, इसी को तो पैरेललोग्राम बोलते हैं, हाँ या ना? ठीक है। अब मैं जो जो बोलूं वैसा करते जाएंगे और कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर फाइनली हम देखेंगे कि क्या हुआ। तो अब जो मैथ्स कर रहा हूं बिल्कुल फॉलो करिएगा। मैं बोलूंगा ट्राइंगल ओ एम एन, ट्राइंगल ओ, अच्छा पहले रुको, सबसे पहले तो ट्राइंगल ए एम एन लेते हैं, ट्राइंगल ए एम एन। तो ये ए एम एन बना लीजिए, तो हम बना लीजिए ये ट्राइंगल ए एम एन। अच्छा नहीं, ये ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है तो मैं ऐसे ही बना दूंगा, चलो। अरे यार, ये ट्राइंगल ए एम और एन, ठीक है। ये ए एम और एन, बताओ लंबाई कितनी? ए एम की लंबाई कितनी? ए और एम की लंबाई कितनी है? बी होगी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी होगा। बेटा अगर ये थीटा है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? दोनों पैरेलल है, ये भी थीटा होगा, हाँ या ना? फटाफट मुझे ए एन और ए एम एम एन की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या बोला, एक काम करो साइन थीटा बोलो। साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट। हु इज ऑपोजिट? एम एन। हाइपोटेन्यूस, हु इज हाइपोटेन्यूस? ए एम, है ना? तो कैन आई राइट एम एन बाई बी, तो एम एन की लंबाई कितनी हो गई? बी साइन थीटा। कितनी हो गई? बी साइन थीटा। चलिए यहां पर cos थीटा फाइंड करते हैं। cos थीटा, cos क्या होगा? एडजेसेंट, थीटा एडजेसेंट कौन है? ए एन। हाइपोटेन्यूस कौन है? ए एम। कैन आई राइट ए एन बाई बी, और आई कैन राइट ए एन इज नथिंग बट बी cos थीटा। बोल दो, चलेगा? ए एन इज बी cos थीटा। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टाइम बेटा राइट एंगल ट्राइंगल आया और मैंने आपको बोला कि हाइपोटेन्यूस बी है और यहां एंगल थीटा है, तो जहां थीटा बनता है उसको बोलना बी cos थीटा से घुमा देना, बी cos थीटा, और सामने क्या बन जाएगा? बी sin थीटा। क्या बात समझ आ रही है? ऐसा मानना कि लाइट इधर से मारी, लाइट, तो बी का प्रोजेक्शन ये बनेगा, कितना बनेगा? बी sin थीटा। और लाइट ऊपर से मारी, जहां थीटा है वहां से ऊपर से लाइट मारी, तो इसका बी का प्रोजेक्शन कितना बनेगा? लंबाई कितनी बनेगी? बी cos थीटा बनेगी। क्या बात समझ आ रही है? बस फटाफट, ये ट्राइंगल ऐसा ही होता है, बार बार अपनी फालतूगिरी नहीं करेंगे। चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। अब मैं बोल रहा हूं कि ट्राइंगल किसको ध्यान दो? ट्राइंगल ओ एम एन को। इन ट्राइंगल ओ एम एन,
ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है। तो इसमें हम लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, तो हम लिखेंगे OM का स्क्वायर इज नथिंग बट MN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस। तो हमने बोला OM है क्या, ये OM लंबाई है क्या, OM की लंबाई मतलब R का मैग्नीट्यूड बराबर, तो ये R स्क्वायर। MN कितना है, MN कितना बोलो बेटा, B sin थीटा। ON, व्हाट इज ON सर, OA प्लस AN, ON कितना है, ON कितना है, मतलब OA प्लस AN, OA कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ A, AN कितना है B cos थीटा, तो ON कितना है A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये होगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, B स्क्वायर साइन A प्लस B होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में कौन है B स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा भी है, प्लस 2AB cos थीटा। क्या बात समझ आ रही बेटा, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, अच्छा ये तो फील दे दिया, आगे बढ़ते हैं। तो R स्क्वायर कुछ इस तरह से है, R स्क्वायर कुछ इस तरह से है। देखो ये B स्क्वायर और ये B स्क्वायर, उसमें से B स्क्वायर कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो पहले काम करते हैं, A स्क्वायर को लिख लेते हैं और B स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अंदर क्या बचेगा 2AB cos थीटा। ऐसा बचा फॉर्मूला, देख लीजिए एक बार, मन को शांत कर लीजिए अगर डाउट है तो कोई, ऐसे ही बचा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो R स्क्वायर कितना आया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो R कितना हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, बोले A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये आपकी फॉर्मूला जो आपको याद करनी थी, यही तो नहीं आ रहा था आपसे, है ना, जो रिजल्टेंट है वही नहीं निकल रहा था बिकॉज एंगल पे था। इसका मतलब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, इसका मतलब अगर मेरे पास एक वेक्टर A इधर है और ये दूसरा वेक्टर है B इधर है, तो क्या यही रिजल्टेंट होगा, हाँ या ना बोल दो, ये रिजल्टेंट होगा R वेक्टर A प्लस वेक्टर B, क्या यही रिजल्टेंट होगा, यही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, इसी रिजल्टेंट का क्या निकाले, मैग्नीट्यूड। तो ऐसे निकालते, क्या बात समझे कि नहीं, कैसे निकालते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बोलो थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा क्या हमारा, थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B, वेक्टर A और B का एंगल है, देखो A और B का एंगल है, देखो यहां पर, अरे सॉरी, A और B का एंगल है, देखो A इधर जा रहा था, B इधर जा रहा था, देख रहे हो एंगल अपन ने डिफाइन किया ये वाला, दिख रहे हो ना, A और B का एंगल है, देखना ध्यान देखना, A और B का एंगल है ये, थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। कोई डाउट है यहां पर, क्लियर है। हाँ। अब इसको पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर A हो, एक वेक्टर B हो, तो A का एक पैरेलल वेक्टर यहां बना दीजिए, B का पैरेलल वेक्टर यहां बना दीजिए, मतलब एक क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम बन गया तो उसका जो डायगोनल होता है, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, वही क्या होता है, रिजल्टेंट। इसीलिए ये लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं, इसको नहीं मेथड का नाम दिया है, पर आया कहां से, पॉलीगन से ही आया, फंडामेंटल से ही आया, ठीक है ना, फंडामेंटल से आया। देखो समझो क्या करता है, देखिए ये वेक्टर A, समझना वेक्टर A, ये वेक्टर B, देखो दोनों टेल से टेल जुड़े, दोनों जब टेल से टेल जुड़े, दोनों का जो एंगल होता है उसी को एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, हाँ या ना, इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। A का पैरेलल वेक्टर बना दीजिए, यहां से ये पैरेलल वेक्टर A का बना दिया, बोले B का बना दीजिए, B का बना दीजिए, बोलो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो बोले एक काम करो, इनका डायगोनल ले लो, ये डायगोनली क्या होगा, ये डायगोनली क्या होगा, A प्लस B होगा। और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, मैग्नीट्यूड, बोले ऐसे फाइंड करते हैं। पर सर एंगल डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, आर का डायरेक्शन, बोले आर का डायरेक्शन क्या होता है, आर का डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कोई समझाए मुझे। डायरेक्शन का मीनिंग होता है एंगल, कोई एक रेफरेंस से एंगल लेना। तो बोला ठीक है,
आर का एंगल ले लेते हैं वेक्टर ए से, कितना लेते हैं सर, अल्फा बोल देते उसको। जनरली मैं वेक्टर का डायरेक्शन को अल्फा ही बोलता हूं, तो अल्फा बोल दिया। समझ आ रहा है अल्फा? व्हाट इज अल्फा हियर? ये है अल्फा। समझ आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन में देखे व्हाट इज अल्फा तो बोले ये है अल्फा। समझे कि नहीं? व्हाट इज अल्फा? तो बोले अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए, या तो हम उसको क्या बोल सकते हैं प्यार से, इट इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। अब ये अल्फा कैसे फाइंड करें? तो बोले ज्योमेट्री देख लो ना सर, क्या ही है सर, ज्योमेट्री देख लो ना, ये ट्राइंगल देख रहे हो ओ एम एन, बस इसको रिकॉल करो सर। बोले ठीक है, इन ट्राइंगल ओ एम एन tan अल्फा क्या होता है सर? tan अल्फा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बोलो ऑपोजिट क्या है? ये अल्फा के लिए देखो ऑपोजिट क्या है, mn। बोले सर mn लिख दो। एडजेसेंट देखो, एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट o से n, o से n है क्या? oa प्लस a n, राइट? o से n दैट इज oa प्लस a n। व्हाट इज mn? mn क्या था? b sin थीटा। OA क्या था? A, AN क्या था? B cos थीटा। तो बेसिकली tan अल्फा जो डायरेक्शन देगा अल्फा की वो है B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है। एक ये फॉर्मूला जो डायरेक्शन का है और एक ये फॉर्मूला जो मैग्नीट्यूड का है। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रख। सर याद कैसे रखे? देखो tan कब बनता है? साइन अपॉन कॉस। तो ऊपर साइन लेना, नीचे कॉस लेना, भूल मत जाना, ऊपर साइन नीचे कॉस। खाली ट्रिक बता रहा हूं। क्या क्लियर है? दो फॉर्मूले याद हो गया? तो यही है वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, यही है ट्राइंगल का नियम। चलिए एक नजर ये फॉर्मूला पे मार लीजिए। आपको मैं 10-15 सेकंड दे रहा हूं, फॉर्मूला पे एक नजर मार लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करने चलते आगे। चलो बेटा हो गया? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक फील की स्लाइड है। फील का स्लाइड क्या? अगर थीटा 0 हुआ तो क्या होगा? वेक्टर a प्लस बी की बात कर रहे हैं। थीटा 0 हुआ तो क्या होगा? बोले वेक्टर r क्या होता है? बोलो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या देगा? कॉस 0। कॉस 0 तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा अंदर, तो रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, रूट का स्क्वायर कैंसिल, तो r कितना हो जाएगा? a प्लस बी। और जब r a प्लस बी है तो ये मैक्स वैल्यू है। थोड़ा फील लेना। थीटा 0 है मतलब क्या है? अरे थीटा 0 है का मतलब क्या है कि वेक्टर ए भी ये डायरेक्शन में था और वेक्टर बी भी यही डायरेक्शन में था, तभी तो थीटा क्या होगा? 0 होगा या नहीं होगा? अगर बेटा ऐसा होता तो पूछता मैं रिजल्टेंट अगर वेक्टर आर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता वेक्टर ए प्लस बी से, तो मैं खाली अगर पूछता आर कितना है मैग्नीट्यूड, तो आप क्या बोलते हैं? एक ही डायरेक्शन में क्या बोलते हैं आप? डायरेक्टली बोलते ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला भी लगाते कि नहीं लगाते? तो ये देखो ना फॉर्मूला भी ये आंसर लेकर आया। तो फॉर्मूला तो तब लगाएंगे ना जब चीजें थोड़ी टफ होगी, चीजें एंगल पे होगी। थीटा 0 पे थोड़ी फॉर्मूला लगाएंगे। और ये मैक्स वैल्यू होगी ना, ये सबसे, अरे एक ही डायरेक्शन में तो मैक्स ही तो वैल्यू देगा। मैं इस डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूं, आपका फोकस भी यही डायरेक्शन में, आपकी एक्शन भी यही डायरेक्शन में, तो रिजल्ट क्या होगा? मैक्स तो रिजल्ट आएगा। मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे, आपका फोकस है कोई परपेंडिकुलर, मैं पढ़ा रहा हूं, आप सोच रहे हो शाम को पानी पूरी खानी है, मम्मी के साथ घूमने जाना है,
तो आपकी फोकस बदल गई, तो आपका डायरेक्शन बदल गया। जितना डायरेक्शन बदलेगा उतना रिजल्टेंट कम हो जाएगा। अगर दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आपका आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा। आपको मिनिमम आउटपुट कब मिलेगा बेटा? जब मैं पढ़ा रहा हूं और बिल्कुल उसका ऑपोजिट सोच रहे हो। एग्जांपल 180। देखिए, अगर पहले मैथ्स से पूछते कि भाई आंसर कितना है, तो मैथ्स क्या बोलेगा? सर देखिए, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। बोलो cos 180 कितना होता है बेटा? फटाफट बोलो। ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ा दिया। 180 कितना होता है cos? -1। वेरी नाइस। तो रिजल्टेंट आर कितना आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी -2ab। -2b का मतलब क्या होगा? रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर और रूट। तो रूट कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा? आर का बेटा ये क्या होगा? मिनिमम। कैसे? देखिए सर, वेक्टर ए ये डायरेक्शन में है और उसका बिल्कुल ऑपोजिट ये डायरेक्शन में है। तो अगर एक वेक्टर आर होता हमारे पास, जो वेक्टर ए प्लस बी फाइंड करना होता, तो हम क्या आंसर लेते हैं? सर ए इधर जा रहा है, बी उधर जा रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सर ए माइनस बी तो आएगा, एक इधर और एक बिल्कुल उसका ऑपोजिट। क्या बात समझ आ रही है? क्या क्लियर है बात? 90 डिग्री। तो आर कितना होगा बोलो बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। बोलो cos 90 का मतलब क्या? 0। ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। तो वेक्टर आर कितना बनेगा? क्या बेटा ये पाइथागोरस नहीं हो गया? पाइथागोरस नहीं हो गया कि वेक्टर ए इधर था, वेक्टर बी इधर है और दोनों के बीच एंगल 90, बेसिकली 90 यहां पर बनेगा, बता रहा हूं यहां 90 है। तो ये रिजल्टेंट आर ऐसे ही तो निकाले थे अपन। हाँ या ना बोल दो, पहला क्वेश्चन। आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी। तो पॉइंट सवाल ये है, सवाल नहीं बेसिकली जवाब ये है कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हम ये सब देखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। पर जब आंसर लेकर आओ थोड़ा फील भी तो होना चाहिए कि फाइंड क्या कर रहे हैं। कल अंधाधुंध आंसर थोड़ी लाना है, फील भी तो आनी चाहिए ना। चलिए बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बता दूं, ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब क्या मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं? एक बढ़िया सा स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं, नोट करके यहां पर लिखना ये चाहता हूं कि a माइनस बी से ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होता है और लेस देन इक्वल टू a प्लस बी हो जाता है। क्यों ऐसा लिखा सर? क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, इससे नीचे नहीं जा सकते, इसके बराबर हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, और ये एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब इसके बराबर हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता आर। क्या बात समझ आ रही है? हाँ, और वेक्टर आर क्या है सर? वेक्टर आर ये है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो खाली मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या है? तो बोले मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी है। बात समझ आ रही है बेटा? क्या एकदम क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये सवाल एक बार रीड कर लीजिए फटाफट। बेटा सवाल छोटा तो नहीं लग रहा ना, मतलब जूम करूं? नहीं दिख रहा है। अच्छा बढ़िया, चलो। यस पढ़ ली। समझ आया क्वेश्चन? थोड़ा सा। देखिए, देर आर टू फोर्सेस वेक्टर, वन ऑफ 5 न्यूटन, अदर ऑफ 12 न्यूटन। तो लेट्स से हमारे पास वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 5 न्यूटन। एक और वेक्टर है दैट इज वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 12 न्यूटन। एट व्हाट एंगल शुड द वेक्टर बी एडेड? इन दोनों को ऐड करना है ताकि उसका रिजल्टेंट 17, 7 और 13 न्यूटन बने। तो हमें वेक्टर आर फाइंड करना है, R1, R2 एंड R3 फाइंड करना है।
सच दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ R1 कितना बनना चाहिए, 17 न्यूटन। सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ R2 क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, 7 न्यूटन। और लास्ट वन, मैग्नीट्यूड ऑफ R3 कितना बनना चाहिए, 13 न्यूटन। ऐसा है। बोला R1 कैसे सेट करें, तो बोला ठीक है आप ऐसे सेट करो। R1 को सेट कैसे करें, अगर देखो 12 प्लस 5 कर दो, बोलो 12 प्लस 5 करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 70। इसका मतलब अगर वेक्टर ए इधर हो और वेक्टर बी भी उसी डायरेक्शन में चला जाए, जैसे थीटा कितना हो जाएगा 0, तो आंसर 17 आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है। तो हमारा जो R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली वेक्टर ए प्लस बी तो होना ही चाहिए, पर एंगल कितना होना चाहिए, 0 वाला होना चाहिए। तो ये आंसर आ जाएगा 17। क्या बात समझ आ रही है। चलिए अब ये वाला तो हो गया, अब सेकंड वन चलते हैं। सेकंड और थर्ड करेंगे तो कुछ तो आ ही जाएगा। जिसको फर्स्ट, हो सकता है कोई बच्चा देख रहा है फर्स्ट समझ ही नहीं आया सर क्या कर लिए, सेकंड और थर्ड पे पेशेंस से चले जाओ। और देखो एक और दूसरी ट्रिक भी दे रहा हूं जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है उसके लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि आप सवाल डायरेक्ट पूछ नहीं सकते हैं और जब देखोगे तब आप सोच में पड़ जाओगे। सोच में नहीं पड़ना ज्यादा, अगर आपको सच में नहीं समझ आता जीपीटी खोलो, सेम चीज मेरी स्लाइड की पूछो और या तो मेरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, बताओ कि एक्सप्लेन कर दो अपने सिंपल टर्म्स में, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देगा और उससे बहुत फास्ट हो जाएगा आपका काम। ठीक है चलिए हम R2 पे चलते हैं। क्या चाहिए R2, 7 कब मिले, क्या 12 माइनस 5 कर दो 7 मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये कि अगर वेक्टर ये ए डायरेक्शन, वेक्टर ए ये वाली डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी क्या होना चाहिए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब हो जाएगा। बेसिकली R2 ऐसा ही है कि वेक्टर ए प्लस बी है, नो डाउट, इन दोनों का एडिशन ही है, पर एंगल कितना होना चाहिए दोनों के बीच, क्या एंगल होना चाहिए, ऑपोजिट है तो क्या एंगल होना चाहिए, 180। अब देखो 13 न्यूटन कब मिलेगा, 12 प्लस 5 में नहीं मिल रहा, 12 माइनस 5, एक काम करते हैं 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं, कितना आंसर आएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169। तो एक काम करते हैं 169 का रूट लेते हैं, क्या आंसर आएगा 13। इसका मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इस 13 का स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस बन रहा है। पाइथागोरस मतलब कि सर 12 इधर होगा 5 इधर होगा, तभी जाके यहां पर कितना बनेगा बोलो 13 बनेगा। तो 12 और 5 में एंगल कितना होना चाहिए, सर ये तो हेड से टेल है, हाँ हेड से टेल है, इसका मतलब ये 12 अगर है और ये 5 इधर है तो दोनों टेल से टेल जुड़े हैं, दोनों का एंगल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90। ये जो R3 है, हाँ R3 मुझे पता है क्या है, R3 A प्लस बी है, वेक्टर ए और बी का एडिशन ही है, पर ए और बी का डायरेक्शन क्या है उससे फर्क पड़ जाता है ना एडिशन का, जो वेक्टर है। तो एंगल कितना होना चाहिए दोनों के बीच 90, 0 180 90, बोलो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, क्या बात समझ आई। चलिए आगे देखो, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा आपको समझेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता ना समझे, नहीं समझेगा तो आप डाउट पूछ के सॉल्व समझ ही लोगे। बात समझने की नहीं है, बात यह है कि ये जब मैं बंद कर दूं सामने सवाल हो आपके, क्या आप अकेले अपने आप कर सकते हो, समझना इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ वन ऑफ द पार्ट। आपसे सवाल बनना चाहिए ऑब्वियसली, एक बार पढ़ाने से सवाल थोड़ी बनेगा, ऐसा होता है, पर थोड़ा थोड़ा तो बनना चाहिए। पर घर जाके एक बार प्रैक्टिस अच्छे से करके, मतलब घर पे जब लेक्चर खत्म हो जाए अच्छे से एक बार रिवाइज करके, थोड़े टाइम बाद, तुरंत नहीं थोड़े टाइम बाद एक बार सवाल लगाओ, फिर 2 दिन बाद वापस सवाल लगाओ, 3 दिन बाद या 5 दिन बाद वापस सवाल लगाओ, 3 से 4 बार रिपीट करो प्रोसेस, कि ये बहुत नई चीज़ है आपके लिए और इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी। ठीक है चलिए ये सवाल आपके सामने है, देखिए सवाल आपके सामने देखिए, चलो मैं सवाल सॉल्व करूं।
देखो टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 और 10, तो लेट्स से वेक्टर ए हमारे पास है, ऐसे लिखिए, देखिए ऐसा 10 न्यूटन दिया, चलो बढ़िया। वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, खाली 10 भी लिखो तो भी चलेगा, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, पर 10 न्यूटन लिखा है, चलो ठीक है। आर इंक्लाइंड एट अननोन एंगल, ओके, दोनों के बीच जो एंगल है वो नहीं पता मैं, बढ़िया। इफ द रिजल्टेंट हैज, अच्छा आर भी दिया है, आर मतलब क्या होगा, ऐसा होगा आर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पर उसका जो रिजल्टेंट है उसका जो वैल्यू है वो दिया है 10√3। देखो ये सब लिखना आना चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूं गिवन डेटा, ऐसे लिखना आना चाहिए, ठीक है। सो थीटा फाइंड करना है, कैसे फाइंड करें, दो वेक्टर का एडिशन, डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या दो वेक्टर का रिजल्टेंट का, बिल्कुल है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है कि नहीं बेटा ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर का स्क्वायर, आर ये है आर, अरे ये आर तो है यार, 10√3 का स्क्वायर कर दो, अरे सर रूट का क्या, रूट को स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो आर है हमारे पास 10√3, उसका स्क्वायर कर दिया। ए कितना, ए अरे ये ए ही है बेटा, ए और ये बी है, ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब और 10 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ए मतलब 10, बी मतलब 10 cos थीटा, ये आपका आंसर। थीटा यहां से निकल सकते बिल्कुल, 10√3 बोलो कितना होगा, √3 मतलब 3 और 100 300, ये 100 और ये 100 और ये 200 और ये cos थीटा। एक काम करो 0 0 कैंसिल कर दो ना सब जगह से, 0 0 0 0 कैंसिल, खत्म। ये 3 और ये देखो 1 + 1 कितना होगा 2, है ना, 2 + 2 cos, एक काम करो 2 को यहां करो तो 3 - 2 कितना होगा 1, तो ये बचेगा 1 2 cos थीटा। तो बोलो cos थीटा कितना आया 1/2, 1/2 कब होता है थीटा, थीटा कितना होना चाहिए बेटा, बोलो थीटा कितना होना चाहिए, cos थीटा 1/2, थीटा कितना होना चाहिए 90, 60 90, cos 90 0, क्या कर रहे हो बेटा, ठीक है, cos 60 1/2। ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करनी पड़ेगी, टेस्ट में क्वेश्चन डालने वाला हूं, एक दो ट्रिग्नोमेट्री के वापस, ट्रिग्नोमेट्री को वापस प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें। डन है बेटा यहां तक, yes, चलो एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन आई थिंक, देखने दो, हाँ ये मस्त क्वेश्चन है। चलो ये सॉल्व करो, चलो मैं सॉल्व करता हूं बेटा, ध्यान देना, आपने पढ़ लिया होगा इतने टाइम में, राइट, yes, चलिए सॉल्व करता हूं मैं। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 15, द सम ऑफ magnitude of two forces acting at a point is 18 and the magnitude of resultant is 12। यार ये क्या बात है यार, ये तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी को डिकोड करना पड़ेगा। मान लेते दो फोर्स है हमारे पास ए एंड बी, राइट, तो मान लेते हैं हमारा वेक्टर आर जो है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ठीक है। चलो पहला पॉइंट वापस रीड करते, थोड़ा सा कठिन है पहला पॉइंट समझना, इसलिए वापस करते। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, सम ऑफ, सम मतलब पहले एडिशन किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, इसका मतलब वेक्टर ए
का मैग्नीट्यूड और बी का इंडिविजुअल, इसका आंसर कितना है 18। और दूसरा बोला है एंड द रिजल्टेंट, ए प्लस बी वेक्टर कर दिया और उसका जो आंसर आ रहा है आर, उसका मैग्नीट्यूड, दैट्स लाइक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। ये कितना दिया है 12। ये दोनों में अंतर है, क्या बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बोलो बेटा समझ आ रही कि, अरे रुको रुको रुको, ये 3 ये 4, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड। मैं बोल रहा हूं ए प्लस बी, बोलो ए प्लस बी, बोलो ए प्लस बी, खाली बोलो कितना आएगा, कितना आएगा 7। मैं बोल रहा हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बोलो कितना आएगा, ये कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 5। तो बात समझ आ रही है, ऑब्वियसली बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो ये समझ आ गया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। If the resultant is at 90 डिग्री with the force of the smaller magnitude, अब स्मॉलर कौन है, कौन किसको पता, चलो ए को बोल देते, ए कौन सा है, जो वेक्टर है, बेचारे को बोले भाई तू स्मॉलर है, दिल तो दुखेगा उसका, बट मान लेते हैं कि वो स्मॉलर है, कोई नहीं छोड़ दो, स्मॉलर है, पता नहीं क्यों स्मॉलर है। तो ए से जो एंगल बन रहा है, लेट्स से अल्फा, हम अल्फा ही बोलते हैं, रिजल्टेंट का एंगल विद वेक्टर ए या बी या कोई भी हम अल्फा बोल देते हैं, अल्फा कितना है सर 90 डिग्री। तो बोला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस कितना है, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्या यही सवाल है, हाँ या ना बोल दो, क्या आप समझा सवाल क्या पूछ रहा है। अगर बच्चा देख रहा है ना इसी क्वेश्चन को, तो बच्चा पहले ही देख ले कि ये सवाल खाली रीड करके डिकोड करना ही बड़ी डिफिकल्ट बात हो गई, सॉल्व कैसे करें। तो कभी कभी सवाल की जो अंग्रेजी है, जो पैटर्न है, जिसको हम बोलते हैं जो फ्रेमिंग है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रैक करना। और ऑब्वियसली वो कैसे क्रैक होगी, प्रैक्टिस, एक ही आंसर है हमारे पास। देखो कोई भी टीचर से पूछो तो बोलेगा स्ट्रेटेजी बनाओ और क्या करो, प्रैक्टिस। और सच में वही आंसर है, कोई दूसरा को रॉकेट साइंस है ही नहीं। सर हमारा ये टॉपिक है वीक है, कैसे करें, प्रैक्टिस। हाँ प्रैक्टिस कैसे करनी है, दैट कैन बी स्ट्रेटेजी, उसको स्ट्रेटेजी बना के हम सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस ही एक की है कि जिससे ये सब चीजें आसान होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अरे रुक जा भाई, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज सोल्यूशन, चलो एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला तो पता ही है, वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो कर ही सकते हैं। बोलो आर का स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड, ए सॉरी 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये भी नहीं दिया ना अपने को, तो ओहो कुछ वो भी नहीं दिया है, वो भी नहीं दिया है। ये क्या, ए प्लस बी का 18 है खाली। ओके क्या किया जाए, क्या किया जाए, चलो रुको एक मिनट। 12 स्क्वायर, ये क्या दिया है हमें, ए प्लस बी, सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखे अच्छे से। ये दिया आपको ए प्लस बी 18, और ये भी यूज करना कोई सेंस बनता नहीं, छोड़ो इसको। देखो और जेन्युइनली मैं ऐसे कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसे स्टेप बता के, मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या करे, मैं भी दिमाग ही ले, बहुत टाइम बाद मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्या करे। कोई इन्फॉर्मेशन दिया, हाँ देखो ये इन्फॉर्मेशन दिया अल्फा 90, चलो इसको यूज करते हैं। आपको पता है दो वेक्टर ऐसे हो, ये वेक्टर ए हो, एक बार ड्रॉ कर लेते ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए, ये वेक्टर बी हो, मतलब ये क्या है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आपको पता है ना, पैरेललोग्राम बना दिया, तो ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये क्या होता है, ये वेक्टर ए प्लस बी होता है, हाँ या ना बोल दो, होता है ना बेटा। और ये जो एंगल है हम उसको अल्फा बोलते हैं। मतलब टेन अल्फा के मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज टेन अल्फा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। एक्चुअली सच बात बोलूं, ये फॉर्मूला ना बहुत सारे बच्चों को, इवन 12th में जो पहुंच गए उनको भी याद नहीं होता ये फॉर्मूला, क्योंकि वो रिजल्टेंट ही याद रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि मैक्सिमम यही यूज होता है। सही बात है, या हार्डली कभी यूज होता है, ये हार्डली जो यूज होता है वो आ गया। मतलब 10 अल्फा, अल्फा कितना 90, ये 1090 है, 1090। 1090 क्या होता है, अनडिफाइंड, इंफिनिटी। मुझे बताओ इंफिनिटी कब मिलता है, कोई भी चीज इंफिनिटी कब होती है। तो बोल रहे हैं ए अपॉन बी, सुनना मेरी बात, ए अपॉन बी इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, कि नीचे का जो बी है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हाँ या ना। तभी तो देखो ना 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी, सी अपॉन 0 क्या आएगा, इंफिनिटी। इसका मतलब अगर कोई चीज इंफिनिटी मिल रही है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बोलो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर है बोलो ये क्या होना चाहिए, इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो a प्लस बी
कॉस थीटा है वो क्या आना चाहिए, 0। तो बताओ a इक्वल टू क्या आना चाहिए, a क्या आना चाहिए, a मस्ट बी इक्वल्स टू, रुक जाओ भाई, माइनस बी कॉस थीटा। क्या बात समझ आ रही बेटा, इतनी बात समझ आ गई। अब चलते रिजल्टेंट की फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा ये तो नेक्स्ट सवाल आ गया, रिजल्टेंट की फॉर्मूला यूज करते हैं। बोलो रिजल्टेंट की फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी बेटा, 12। तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर। अच्छा ए क्या है, ए क्या है बी कॉस थीटा। चलो तो ए की जगह बी कॉस थीटा रखो, ए की जगह बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा, बेसिकली माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह माइनस बी कॉस थीटा और ये बी कॉस थीटा। बराबर लिखा ना मैं सब, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस इज tan। फॉर्मूला सही है, यस बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी ए यही होना चाहिए, बी यही हो। ये फॉर्मूला देख लो एक बार फॉर्मूला में कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए, बराबर है ना। फॉर्मूला बी साइन थीटा बराबर, क्योंकि बहुत कम बार यूज होती तो मुझे भी थोड़ी याद नहीं रहती। ठीक है कोई नहीं, ए इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी मैक्सिमम मुझे हेल्प करना, कोई गड़बड़ ना हो जाए। 12 का स्क्वायर ये क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है 12 का स्क्वायर मतलब 144, ये वाले बी स्क्वायर को आगे ले लिया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2, तो क्या ये क्या हुआ माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। 144 बी स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। व्हाट इज बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो बी साइन थीटा कितना आएगा, 12 बराबर आएगा, हाँ है ना। बी साइन थीटा 12 बराबर है ना, स्क्वायर रूट कर दिया दोनों साइड स्क्वायर रूट करते, बी साइन थीटा कितना आया 12 बराबर, बी साइन थीटा कितना आया 12 बराबर। अभी भी नहीं बन रहा है क्वेश्चन, ये कैसे है। 18 भी ठीक लिया है। अच्छा a प्लस बी 18 है हमारे पास, a इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा भी ले लिया है, तो a इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा आ गया, b साइन थीटा मिल गया हमें, b साइन थीटा 12 मिला, ठीक है b साइन थीटा 12 मिल गया। तो अब क्या करें, देखिए क्या करें, क्या मिसिंग हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस, क्या हो गया। और ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार सॉल्व किया, पता नहीं कहाँ फ्लो नहीं बैठ रहा। बी साइन थीटा 12 तो मिल गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। वन माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, बराबर है। ए प्लस बी वैक्टर भी आर मिल रहा है 12। देखो ना बेटा कहाँ गड़बड़ हो रही है। इक्वेशन हमारे पास a प्लस बी है, हमारे पास a प्लस बी का एक और इक्वेशन बनना चाहिए, इक्वेशन नहीं बन पा रहा है। बेसिकली हमें कॉस को रिप्लेस करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, वापस करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये सही है, बिल्कुल गलत तो कुछ नहीं है। ए स्क्वायर, एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखते हैं। बताओ बी कॉस थीटा क्या है, माइनस ए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए। एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a, बी कॉस थीटा को बोलो क्या लिख सकते हैं, माइनस ए।
तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a²। तो बोलो आर स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट आर स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर। कैन आई राइट बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, लिख सकता हूं क्या? बी प्लस ए पता है मुझे 18। हाँ अब क्वेश्चन बना ना, देखो 144 बी माइनस ए, बोलो बी प्लस क्या है 18, तो बी माइनस ए क्या होगा 144/18। चलो कुछ डिवाइड करते 2 से, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 3 से डिवाइड करते हैं, या 9 8 जा 72 है ना, 9 8 जा, तो b माइनस ए बोलो कितना है बेटा 8। इसका मतलब देखो ये साइन इससे भी हो सकता है, उसको डिवाइड कर सकते हैं b पर, ये सब बहुत खतरनाक हो जाएगा। b sin थीटा मिले तो b क्या है 12/sin थीटा, ऑब्वियसली इससे भी कर सकते हैं 12/sin थीटा, sin बाय cos tan, और बहुत मेहनत होती। छोड़ो ये बेटर किया मैंने, ये जो किया मैंने बेटर किया, इसको हटा देते, इसको हटा देते, कोई काम का नहीं है। चलो ये इसको हटा देते हैं। चलो यहां पर आ जाओ, फाइनल स्टेप मतलब a प्लस बी क्या है, व्हाट इज a प्लस बी 18, माइनस ए प्लस बी कितना है 8, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व हो गया, खत्म। ये कितना है 2b, 18 प्लस 8 कितना है 26, बोलो b कितना आया 13। अब आपको पता है a प्लस 13 कितना है 18, बोलो a कितना आया 5। क्या आंसर आ गया। एंड सच्ची जेन्युइनली ये मैंने 3 बार सॉल्व किया, और मैं सच्ची कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था कि बता रहा था। कभी कभी मैं करता हूँ कैसे कि अप्रोच गलत करता हूँ कि आप रोक लो फिर हम, ऐसा कुछ भी नहीं किया, एकदम जेन्युइनली ब्लैंक हो गया। देखो तो यहाँ पर कभी कभी ब्लैंक हो जाते तो देखो मेरा दिमाग कैसे चला कि थीटा नहीं आना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा, तो इससे ऐसा बेटर है कि ए को रिप्लेस कर दो माइनस ए को बी कॉस थीटा से, ताकि कॉस थीटा खत्म हो जाए हमारी फॉर्मूला में, बिकॉज थीटा हमारे पास नहीं है, और ए और बी के रूप में आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन तो है ही, ए और बी का एक और मिल जाए, 2 इक्वेशन 2 अननोन, आंसर खत्म। क्या बात समझ आ गई बेटा? चलिए ये वाला क्वेश्चन करते अभी। कितना हो गया टाइम? ओहो 6 बजने को है। ठीक है एक काम करते हैं, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर कितना बचा हमारा एडिशन, थोड़ा एडिशन तो एक्चुअली लंबा जाएगा, और 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट क्लास से कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 3 क्वेश्चन और लगा लेते हैं बच्चों, चलो 3 क्वेश्चन और फटाफट की क्लास में 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तीन क्वेश्चन और। क्या बोला a प्लस बी इज a इक्वल टू बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। ठीक है यार अभी क्या बोलूं, इसका मतलब ये है वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इंडिविजुअल वेक्टर a का और इंडिविजुअल वेक्टर b का। मान लेते लेट्स से x है, सबका मैग्नीट्यूड x मान लो, खत्म। एंगल बिटवीन a एंड b फाइंड करना, तो वेक्टर r एक्चुअली क्या होगा, मान लेते वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, तो मैग्नीट्यूड r का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लिख सकते हैं। आर स्क्वायर क्या है, ये तो आर है ना मैग्नीट्यूड आर, तो ये क्या है एक्स का स्क्वायर, ए खुद क्या है बोले वो भी एक्स है सर, बी खुद क्या बोले वो भी एक्स है सर, सब एक्स है, प्लस 2x इंटू एक्स cos थीटा। चलो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो वैसे कैंसिल ही हो गया, एक्स स्क्वायर, यहां पर 1 बचा, कुछ नहीं तो 1 है, 0 मत बोल देना, 1 माइनस 2, ये 1 माइनस 2 ऐसा कर दो, सामने क्या बचेगा 2 cos थीटा। तो बोलो cos थीटा कितना बनेगा बेटा, cos थीटा कितना बनेगा -1/2। तो -1/2 कब बनता है सर, आपने एक मस्त मेथड दिखाया था। हाँ मैंने मेथड तो बहुत सिखाया था, पर शायद आपको याद है कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या मेथड सिखाया था, बोले सर यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 एंड रिपीट करते हैं। पहले बताओ 1/2 कहाँ मिलता है, cos 1/2। सर cos 1/2 हमें पता है सर कहाँ मिलता है, बोले कहाँ मिलता है सर, यहाँ पर मिलता है 60 डिग्री पे मिलता है, 60 डिग्री पे। बोले cos 60 कितना होता है 1/2, दैट इज प्लस। तो सर उसकी सिमेट्री बना देते हैं, सिमेट्री मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह सिमेट्री बनाओ। बोलो यहाँ पर cos कितना बनेगा, जितना भी cos बनेगा, यहाँ से देखो ये एंगल कितना बनेगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो बोला ये भी 60 होगा, तो ये एंगल कितना होगा 120 होगा, राइट।
cos 120 भी आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा। पर ये कौन से क्वाड्रेंट में, ऑल एस टी सी साइन पॉजिटिव, तो आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए नेगेटिव। यहां पर ही बोलो, यहां पर भी कितना, ये 60 है तो ये 270 माइनस 60 ये 240 बनेगा यहां से, है ना। ये बोलो ये एंगल कितना होगा 240, तो cos 240 यहां पर भी क्या बनेगा 1/2, पर ये क्वाड्रेंट में नेगेटिव बनेगा। ऑब्वियसली यहां से अगर मेजर करिए यहां से पूरा ये, तो भी आंसर यहाँ पॉजिटिव मिलेगा आंसर आपको, बिकॉज ये cos के क्वाड्रेंट में, राइट, तो आपको +1/2 मिलेगा। तो दो जगह माइनस मिलता है, एक तो -120 पे और 240 पे। देखो कौन सा आंसर है सर, 120 खाली है, खत्म। क्या क्लियर है, सब चीजें क्लियर है एकदम बेटा? यस। बढ़िया बढ़िया। चलो एक दो क्वेश्चन और है शायद, फटाफट करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, फिर ये क्वेश्चन है, फिर 3 क्वेश्चन, ओके, फिर सब्ट्रैक्शन है। चलो 3 क्वेश्चन है, फटाफट 3 क्वेश्चन है, फटाफट। चलो ये रीड कर लो फटाफट। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट वीक में वेक्टर खत्म, फिर काइनेमेटिक्स शुरू करना है। पढ़ लिया बेटा? यस। हाँ। क्या लग रहा है, इजी है कि टफ है? नहीं, इजी है बिकॉज़ मिनिमम पूछा है। ओके। Two forces of equal magnitude F acts at angle theta. For what value of theta magnitude of resultant minimum? ये क्वेश्चन सवाल भी है मिनिमम करने के लिए। मिनिमम कब होता है मैग्नीट्यूड? 180। कोई भी रिजल्टेंट का देखो ना, रिजल्टेंट क्या होता है, सॉरी, कोई भी रिजल्टेंट होता है वो a प्लस बी से छोटा होता है और a माइनस बी से बड़ा या इक्वल होता है। a माइनस बी मतलब मिनिमम 0 डिग्री, सॉरी a माइनस बी मतलब 180 डिग्री मिनिमम, और a प्लस बी कब होता है 0 डिग्री, और ये क्या होता है मैक्सिमम। क्या पूछा मिनिमम कब होगा, क्या आंसर आना चाहिए? 180। ये तो मैंने करवा लिया था। चलो ये करते हैं। ये है अप्रैल 2024, मतलब कि शिफ्ट 1, ये जेई का क्वेश्चन है, JEE का क्वेश्चन है। खाली रीड कर लो, मैं सॉल्व करता हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपको घर पे एक बार करने, और आपको ऑब्वियसली डीपीपी मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करता हूँ डीपीपी देने का, ये वेक्टर्स का। नीट के बारे में सुना, कैसा पेपर था अभी? यस। हाँ। कैसा क्या न्यूज मिला आपको, क्या था पेपर? फिजिक्स काफी टफ था, फिर केमिस्ट्री इस बार टफ था, बायो बहुत इजी आया। एक्चुअली तो फिजिक्स टफ था, मतलब थोड़ा सा लेंथी था, ऑब्वियसली इतना भी टफ नहीं था जितना बोल रहे, बट यस कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेंथी था, नो डाउट। तो अभी आप खुद समझो कंपटीशन जो होगा रैंक का, वो कहाँ होगा, किस सब्जेक्ट के लिए होगा। बायोलॉजी तो सबका ईजी था, सबने किया होगा, सबके 360 360 आ रहे, मतलब सबके, मतलब जो भी अच्छा बच्चा पढ़ के गए तो 360 आएगा। कंपटीशन फिजिक्स में ही होगा। 120 130 आ गया तो बहुत बढ़िया है फिजिक्स में, है ना। 180 में से 180 तो लाना बहुत ही टफ हो गया। 150 60 आ गए तो टॉप में चले गए, आप तो एकदम एम्स वाली कैटेगरी में चले गए। 120 130 आ गया तो आप गवर्नमेंट के उसमें आ जाओगे। बेसिकली कट ऑफ इस बार 550 से 600 के बीच में जाना चाहिए। जनरली 650 तक जाता है गवर्नमेंट के लिए, ये 550 तक जाना चाहिए, 550 से 600 तक। देखते हैं, एग्जैक्ट डेटा तो अभी पता नहीं, क्योंकि अभी कल ही हुआ पेपर, है ना, कल मतलब संडे हुआ। तो कहानी एक ही है बेटा, मूल कहानी एक ही है कि फिजिक्स टफ हो सकता है, केमिस्ट्री भी होता है, ऑब्वियसली केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायोलॉजी लेंथी हो सकता है, पर टफ इतना नहीं होता। तो फिजिक्स में आपको बहुत अच्छा मेहनत स्टार्टिंग से करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जेई के क्वेश्चंस भी करवाता रहूँगा, मेंस के क्वेश्चंस भी करवाता रहूँगा, जहाँ जहाँ लगेगा एडवांस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ताकि फिजिक्स में कोई दिक्कत ना आनी चाहिए आपको। चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ी हेल्प करना, मैं क्वेश्चन बिना मैं पढ़ के नहीं आया हूँ ये सब आज। वेक्टर इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, क्लास से डायरेक्ट मैं यहाँ पर आता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा रिवाइज नहीं हुआ है, जनरली मैं पढ़ के आता हूँ, पढ़ के आना चाहिए, पढ़ के आता है। बट ये वेक्टर मैंने अभी इतनी बार पढ़ा लिया तो ये सब चीज़ें याद होती है, ताकि अटक के ना, कुछ गलत ना हो जाए। ये बिल्कुल सही है, कितना भी ग्रेट टीचर हो, कितना भी पढ़ा हो, वो पढ़ के आता है, थोड़ा सा दिख कर आता है, कुछ एक्स्ट्रा दिख कर आता है कि क्या और बेटर कर सकते हैं। पर ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली बोलूँ खाली ऐड कर दिया हूँ, मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन लास्ट में करवाता हूँ मिक्स करवा के, बट अभी मैंने सोचा कि इस स्लाइड में ही ऐड करके चले जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। टू फोर्सेस F1 and F2 are acting on a body
वन फोर्स हैज मैग्नीट्यूड थ्राइस दैट ऑफ अदर, ठीक है। तो लेट्स से वेक्टर एफ का जो मैग्नीट्यूड है ये हम x बोल देते हैं, x। तो ऑब्वियसली वेक्टर F2 कितना बन जाएगा, 3 गुना बन जाएगा, मैग्नीट्यूड बोलो 3x बन जाएगा, है या ना, 3x। चलिए फिर क्या बोला है, एंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ द लार्जर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम रिजल्टेंट को R बोल देते हैं और इसको बोल देते, देखो मैं जैसे अंग्रेजी बोल रहा, अंग्रेजी को मैं खाली मैथ्स में उतार रहा हूं, अंग्रेजी को सिर्फ मैथ्स में उतार रहा हूं, आप देख लो कैसे उतारनी है। और बोला इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज जस्ट R भी लिख सकते हो, वो कितना होगा, इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ लार्जर, कौन है लार्जर मैग्नीट्यूड, दैट इज 3x। ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, कैसे मैं लिखता हूं, नहीं। द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज गिवन, सो थीटा लिख दो, थीटा एंगल बिटवीन तो यही होता है, cos इनवर्स क्या लिखा है 1/n। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, मैग्नीट्यूड। बेसिकली जेईई मेंस में और एडवांस में दोनों में एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं इंटीजर क्वेश्चंस। जनरली मेंस में टोटल क्वेश्चन होते हैं 75, अगर बच्चा कोई मेंस का देख रहा है तो 25 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25 और मैथ्स के 25। तो जो फिजिक्स के क्वेश्चन है 25, उसमें से भी बाइफरकेशन है 20 और 5 का। तो 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जहां पर ऑप्शन होंगे ABCD, जैसे नीट में होते हैं ABCD। और 5 क्वेश्चन में एमसीक्यू, 5 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एमसीक्यू नहीं होगा, वो ऑप्शंस नहीं होगा, वो इंटीजर टाइप बोलते हैं। इंटीजर का मतलब ब्लैंक स्पेस होगी, आपको टाइप करना है, हाँ पर इंटीजर ही होगा, कोई पॉइंट पे नहीं आएगा, आंसर इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा। बट इसके कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं, इसका नेगेटिव मार्क्स -1, इसका कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं, अगर नहीं आया और गलत किया तो 0 आएगा। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिखा आपको, यहां पर सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस दिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे निकाले, हमें पता है कि दो वेक्टर का एडिशन क्या यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, देख के आपको डेटा देख के फील आ जाना चाहिए कि क्या यूज करें, रिजल्टेंट की फॉर्मूला लगा दो सर। क्या फॉर्मूला है बोलो, R² इज F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, बराबर है बेटा, मैंने सही लिखा। R का स्क्वायर, R कितना है 3x, तो बोले 3x का स्क्वायर कर दीजिए। F1 का स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर, बोले 3x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x 3x cos थीटा, बराबर लिखा। अब इसको बताओ क्या लिखा है, 9x का स्क्वायर कर दे, ये x स्क्वायर प्लस, क्या कुछ गलत लिखा है, सही लिखा, सब सही है। एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया हर जगह से, मान के चलते x इज नॉट इक्वल टू 0, मान के क्या चलना, x इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर x 0 है तो फिर तो ये 4 से खत्म हो गया ना, फिर 4 ही नहीं है तो फिर मतलब ही क्या, x नॉट इक्वल टू 0 है ही। बोलो ये 9 बचा, 9 और यहाँ 10, तो ये क्या होगा 9 - 10 होगा, सामने होगा 6 cos थीटा, बराबर। व्हाट इज 9 - 10 -1, 6 cos थीटा, बराबर है ना। मैथ्स कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, देख लेना, कभी कभी हो जाती, कभी कभी माफ कर देना, गड़बड़ हो जाती। कैसी गड़बड़ होती, माइनस का प्लस, पर लाइव क्लास में बच्चे जुड़े होते हैं तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा हेल्प कर ही देंगे अगर गलती हुई तो। जनरली मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था पहले, जब रिकॉर्डिंग के क्लासेस, तो वहां पर गड़बड़ होती थी और मुझे पता ही नहीं चलता था, इनको लाइव क्लास में होता नहीं था, वो तो रिकॉर्डिंग होती थी। पर अब लाइव क्लास में बच्चे हैं तो बता सकते कि गड़बड़ हुई है, तो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। -1/6 का बात सही है। तो थीटा बोलो, थीटा बेटा, थीटा कैसे लिखे अभी आपको पता है, थीटा लिखना तो कॉस को सामने ले जाए, कॉस को सामने ले जाओ, कॉस सामने क्या तो क्या बनेगा बोलो, अब कंपेयर करो इससे, कंपेयर करो, कॉस इनवर्स -1/n। बोलो n कितना है, n देख के बताओ n कितना है, -6, माइनस भी तो है, -6। हमें तो खाली मैग्नीट्यूड चाहिए n का, बोलो आंसर क्या आना चाहिए। क्या टफ था क्वेश्चन, क्या जेई का क्वेश्चन कर लिया, इजी है, बहुत बढ़िया। चलो एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन है, हाँ ये आखिरी क्वेश्चन, चलो आखिरी क्वेश्चन फटाफट, आखिरी क्वेश्चन बस। चलो आप ट्राई कर लो, आखिरी क्वेश्चन, आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट कर लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं।
सब बच्चे ट्राई करें। आगे बढ़ा जाए। क्या बोला है? टू फोर्सेस P एंड Q। P का मैग्नीट्यूड दिया है कितना है? 2F। Q का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर P को ऐसे लिखा, वेक्टर P और वेक्टर, अब P और Q भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, पर थोड़ा समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड है, ठीक है। एक्ट एट एन एंगल थीटा, ठीक है। इफ द फोर्स Q इज डबल्ड, द रिजल्टेंट गेट्स डबल्ड, देन एंगल थीटा इज, ठीक है। तो पहले तो थीटा 1 बोल लेते हैं। थीटा 1 इज एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q, ठीक है। With each other, ठीक है। If the force Q is doubled, then the resultant also get doubled, ठीक है। Then angle theta is, तो इस बार रिजल्टेंट कितना है? लेट्स से मान लेते हैं रिजल्टेंट R है, इस बार रिजल्टेंट है R, इसको P प्लस Q कर दिया, राइट। तो बोलो खाली R का वैल्यू कितना होगा? R का वैल्यू कितना होगा? तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस, 2PQ cos theta. ठीक है, ऐसे ही मिलेगा। Yes. अब बोला है कि दोनों का Q का वैल्यू डबल कर दिया, ठीक है, चलो करते हैं ना। मैं सोचता बहुत हूँ आज, पता नहीं क्यों। 2P 2Q हो गया और Q कितना हो गया? डबल हो गया, डबल मतलब 6F हो गया, बराबर। देन द रिजल्टेंट ऑल्सो गेट्स डबल्ड। तो लेट्स से जो R, इसको R नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? Q डैश हो गया, तो ये R डैश बोल देते, पर R डैश नहीं बोलते, R1 बोलते, R1 या R2 बोल देते। चलो इसको R1 बोल देते हैं और इसको बोल दिया R2। तो ये मैग्नीट्यूड R2 कितना हो गया? 2 टाइम्स R1 हो गया। देन द एंगल थीटा इज, अच्छा एंगल सेम ही रखा है, अच्छा एंगल सेम है, मैं वही बोलूं, कुछ तो गड़बड़ हो रही सुनने में। एंगल सेम ही रखा है, बराबर। थीटा इज सेम, एंगल सेम, एंगल इज सेम। अब तो ठीक है क्वेश्चन, अब तो सिंपल है। बताओ ये R1 कैसे मिलेगा? R1 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो खाली। P स्क्वायर कितना है? 4F स्क्वायर। Q स्क्वायर कितना है? 9F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2F 3F cos थीटा, बराबर है, ये तो है। Yes. चलिए अब यहां पर चलते हैं। R2 इज 2 टाइम्स R1, तो बेसिकली R2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? ये रूट ऑफ R2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 टाइम्स हो गया। तो एक काम करते हैं, यहां पर 2 टाइम्स ही कर लेते हैं। R2 का स्क्वायर ये हो गया 4R1 स्क्वायर, बराबर है। R2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4R1 स्क्वायर। तो R2 का स्क्वायर, बेसिकली R2 का स्क्वायर होगा क्या? यहां पर लिखते हैं R2 का स्क्वायर क्या होगा? बोले R2 का जो स्क्वायर है सर, ये होगा P का स्क्वायर, दैट इज 2F का स्क्वायर 6F का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2F 6F cos थीटा। क्या ये होगा? बराबर है R2 का स्क्वायर। अब थोड़ा R2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। R2 का स्क्वायर थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं अच्छे से। ये कितना होगा? 4F स्क्वायर 36F स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? 4 6 24F स्क्वायर cos थीटा, बराबर लिखा मैंने। यहां पर भी ऐसे ही होगा। चलो तो अब लिखते हैं R2 का स्क्वायर इज 4 टाइम्स R1 का स्क्वायर। तो R2 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर लिख रहा हूं मुझे खाली यहां पर, आज सच में थक गया हूं ऐसा लग रहा है। अगर मैं गलतियां ज्यादा करूं समझ लेना मैं थक गया हूं, मेरा दिमाग थोड़ा सा थक गया है। R2 खाली रूट क्यों, स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, R2 कोई नहीं। R2 का स्क्वायर करो। R2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा बताओ? ये होगा क्या? 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40F स्क्वायर। प्लीज थोड़ा हेल्प कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा दिमाग बंद हो गया है। 4 R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? ये रूट हटा दो, ये 9 प्लस 4 कितना होगा? 13 होगा। 9 प्लस 4 कितना होगा? 13 होगा प्लस 4 3 कितना होगा? 12F स्क्वायर cos थीटा, बराबर है। यहाँ तक बराबर है। हाँ, yes. चलिए अच्छा 40F स्क्वायर प्लस 24F स्क्वायर cos थीटा, 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा? 13 4 4 12 52
4 12 जा 48, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? हाँ चलो बढ़िया, ओके। अच्छा ये स्लाइड लेता हूँ, कितना होगा ये 40f² में 552 माइनस कर दो तो कितना होगा ये -12f², राइट? हाँ चलो सामने लेते हैं, सामने लेते हैं, सामने लेते हैं, क्या होगा 24, 48 माइनस 24 कितना होगा 24f² cos थीटा। चलो कुछ कैंसिल, बोलो f कैंसिल कर दो। जब आप कैंसिल करते हो सामने सामने तो यहाँ लिखना चाहिए f मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 24 है तो ये 12 2 हो जाएगा, तो बोलो cos थीटा कितना आएगा माइनस, अभी बताए -1/2 कब होता है, 120 या 240 भी हो सकता है, 120 है, वो ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा है 120 बराबर है, 120 बराबर, एक बार चेक कर लो बच्चों, एक बार चेक करो 120 बराबर है। तो ये आज का लेक्चर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, पर लास्ट में मैं एक्चुअली थोड़ा सा, पर ठीक है इट्स ओके, मजा आ गया लेक्चर लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, जहां पर मैं सब्ट्रैक्शन और वेक्टर स्टार्ट करूंगा और एक्चुअली वेक्टर की कहानी हम डीप डाउन करेंगे, ट्राई करेंगे कि वेक्टर का पूरा एडिशन वाला पार्ट खत्म हो जाए, सब्ट्रैक्शन मतलब सब कुछ समझाऊंगा, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन बचेगा। तो नेक्स्ट वीक हम पूरा ये चैप्टर को खत्म कर देंगे, एक और क्लास आने वाला है ये वीक में, आराम से करेंगे, बने रहिए और आराम से देखिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।